द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ न्यूजीलैंड से शरीक गुफ्तगू हैं अरविंद सहारन और पाकिस्तान से मौजूद है मेजर रजा साहब। अरविंद, अगर मैं आपसे शुरू करूं, हमारे इस रीजन में जंग के शोले भड़क उठे हैं। पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हुई, अब अमरीका की जंग और इसराइल की जंग हो रही है ईरान के साथ। तो ब्रीफली अगर कमेंट करें पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग पे, और फिर हम आते हैं ईरान की सूरत हाल पे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की तो ख़ैर जंग बनती नहीं थी करनी, तो वो तो ख़ैर अब क्या क्या बताएँ हुकूमत की आपकी अपनी जो पॉलिसीज़ के जो रिज़ल्ट में आज कॉन्फ्लिक्ट है हमारे खित्ते में एक। मैं तो शुरू दिन से ही ये बात कह रहा था कि अफ़गान तालिबान के नज़दीक बिल्कुल भी मुनाफ़िकत नहीं है। वो अपने लिए जिस निज़ाम की ख़्वाहिश रखते हैं, वही निज़ाम वो अपने हमसाये के अंदर भी एक्सपोर्ट करने की उनकी तमन्ना है। और जो लोग कहते थे कि जी गुड तालिबान और बैड तालिबान, मेरी नज़र में तो सारे एक ही थे। मैं राइट फ्रॉम डे वन इस कन्फ्यूजन का तो कम से कम शिकार नहीं था। पाकिस्तान को ऑब्ज़र्व करते हुए बड़े साल हो गए, तब बहुत सारे पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं, उनको समझा-समझा के मैं तो थक गया था चौधरी साहब कि भाई ये गुड बैड कुछ नहीं है, ये सारे एक ही हैं, इनकी एक ही सोच है और ये इस खित्ते को एक ही जो है डायरेक्शन के अंदर लेके जाना चाहते हैं। अब 20 साल तक आपने उनको यहाँ पे बिठाया, उनके फैमिलीज़ को और उनको पाला लिटरली यहाँ पे और उसके बाद इंतज़ार किया कि अमेरिकन्स विथड्रॉ करें, तब जाके ये वापस अपनी हुकूमत कायम कर लें, जो कि उन्होंने कर भी ली। जिसके लिए इमरान खान ने कहा था कि जी गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी हैं और उनका बड़ा खैर मकदम किया। अफ़गान लोगों को मुबारकबाद दी। फिर चाय की चुस्की लेते हुए डीजी आईएसआई जो हैं फ़ॉर्मर आपके फैज़ हमीद साहब, उन्होंने सबको ये बात बताई कि जी अब सब ठीक होगा, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। तो मेरे जैसे लोग ये कह रहे थे कि आई होप एवरीथिंग गेट्स अंडर कंट्रोल। और 1 साल के बाद में ये जो है रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया था जी। कम से कम पाकिस्तान के अंदर ये कन्फ्यूज़न जो गुड तालिबान, बैड तालिबान का था वो ख़त्म हो गया। मेरा तो एक वीडियो है जो मैंने शेयर भी किया था आज से कोई 3-4 रोज़ पहले। तो ये बात तो मैंने आज से 3-4 साल पहले कह दी थी कि आज नहीं तो कल आपको अफ़गानिस्तान के अंदर जाके और कोई मिलिट्री कार्रवाई करनी पड़ेगी, जहाँ से ये प्रॉब्लम जो है ओरिजिनेट होती है। तो टीटीपी को जो बैकिंग अफ़गान तालिबान की तरफ से मिल रही थी, असला उनको जो है फ़राहम किया जा रहा था। तो मैं हैरान नहीं हूँ चौधरी साहब, बल्कि मुझे हैरानी होती है पाकिस्तान के जो मिलिट्री के जो उसके जो भी प्लानर्स हैं या फिर जो सियासी पार्टीज़ हैं, उनकी सोच के ऊपर, कि वो कम से कम अफ़गान तालिबान को लेके एक पेज पे नहीं थे। ख़ैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब देखना ये होगा कि इसके क्या असरात होते हैं हमारे इस पूरे खित्ते के ऊपर। जी। तो ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। ईरान के हवाले से आपने जो बात की है, उसमें तो ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मगर जिस दिन प्रेज़िडेंट ओबामा ने एग्रीमेंट साइन किया था, तो उस दिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी कि चलें ठीक है यार कि अब कम से कम जंग नहीं होगी अमेरिका और इज़राइल की तरफ से ईरान के ऊपर। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रम्प आए, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमें ये बात जो है महसूस करा दी गई कि भाई ठीक है, हालात उस तरह से जो प्रीवियस के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने जो भी एफर्ट्स की थी, वो उनका अब कोई मायना नहीं रह रहा और वो 2017 के अंदर प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने जो ईरान की न्यूक्लियर डील थी, वो उससे वो बैक आउट कर गए थे। अमूमन होता ये है कि वो जंग पे तो वो जाते ज़रूर जाते, लेकिन उनको सेकंड टर्म नहीं मिला बैक टू बैक। वो पहले कोशिश ये होती कि ठीक है 4 साल आपकी हुकूमत रह जाए, आप दोबारा री-इलेक्ट हो जाएँ, उसके बाद आप फिर कोई एडवेंचर करते हैं क्योंकि आपने उसके बाद में तो 8 साल के बाद में तो आप में जो है तीसरी बार तो इलेक्शन में खड़े हो ही नहीं सकते, 2 ही टर्म होते हैं एक अमेरिकन प्रेसिडेंट के। बहरहाल वो होना था, वो थोड़ा-सा ये है कि 4 साल बीच में बाइडेन गवर्नमेंट आ गई, वरना ये काम और पहले हो चुका होता। और इसमें ये भी है, आप ये भी कहता चलूँ कि जो अक्टूबर 7th का हमास का जो एक ये कहें कि दहशतगर्दाना एक उनका जो वाक़या था, उसने भी जो है इसमें आग में घी डालने का काम किया और एक तरह की जस्टिफ़िकेशन दे दी है इज़राइल को और अमेरिका को कि वो ईरान के पीछे चले जाएँ। और मैं
ये भी कहता चलूं कि ये जंग शुरू तो हो गई है, इसके जो नतायज हैं वो अभी बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ हैं जो मातम मना रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें एहसास होगा कि हमारा खिता जो है ये वेस्ट एशिया का, ये कितना ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो जाता है। ईरान कोई जो है इतना आसान भी नहीं है कि वहाँ पे कोई रिजीम चेंज हो जाए, इस सिर्फ इसलिए कि अयतुल्ला खुमैनी को कोई आप एक मिसाइल स्ट्राइक के अंदर उनको मार दें। तो ईरान की जो लीडरशिप है, दे आर प्रिपेयर्ड चौधरी साहब, वो इस तरह की इवेंचुअलिटीज़ के लिए हमेशा से तैयार थे। तो अब देखना ये होगा कि जिस रिजीम चेंज का वायदा जो है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, वो कब होती है और उसमें कितना वक़्त लगता है। मैं तो अच्छा कम से मेरे कम जी ये समझता हूँ कि आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड जब तक वो नहीं उतारते हैं, तब तक रिजीम चेंज बड़ी मुश्किल है और बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए उन्हें कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए। एज़ ऑफ नाउ आई डोंट थिंक कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोई एपेटाइट है एक बड़ी जंग को लेके। जी, चौधरी साहब। जी मेजर साहब, आप भी ब्रीफली कमेंट कीजिएगा पाकिस्तान अफगान टेंशन्स पे, इस जंग पे। तो हम इतना अरसा जो है ये गुड तालिबान और बैड तालिबान की डिस्टिंक्शन में क्यों पड़े रहे। हमारे बड़े बड़े ओपिनियन लीडर्स जो थे वो कहते थे कि अफगान तालिबान बड़े अच्छे हैं और पाकिस्तानी तालिबान जो है ना ये बहुत ख़राब है और ये फॉरेन प्रॉक्सीज हैं। तो क्यों हम इस धोखे में हमने अपने आप को रखा इतना अरसा, सेल्फ डिलूजन का शिकार रहे। ये जो वर्ड्स है ना जी, सेल्फ डिल्यूजन का शिकार रहे या धोखे का शिकार रहे, ये तो चौधरी साहब मेरे नजदीक बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। और दूसरा, मुझे इनमें थोड़ा सा ना बायस भी नजर आता है। वो इसलिए कि अमेरिका नहीं सेल्फ डिल्यूजन का शिकार, अमेरिका नहीं धोखे का शिकार, या इसराइल नहीं धोखे का शिकार, या दुनिया में और मुल्क नहीं धोखे का शिकार। ये तो एट द मोमेंट जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके सामने जो रियलिटीज होती हैं उसके ऊपर बेस करके कई दफा सिंसेरिटी में गलतियां करते हैं और कई दफा पर्पसफुली गलतियां करते हैं, वो इसलिए कि वो किसी और के हाथों में खेल रहे होते हैं। तो मैं तो, जो मेरी ओपिनियन है वो इस हद तक तो मैं बिल्कुल कायल हूं कि जी ये जो जब एट द एंड ऑफ द रोड आप देखते हैं ना, क्योंकि आप ये जरूर कह सकते हैं कि प्रिंसिपली एक मुश्किल रास्ते के ऊपर पाकिस्तान चला कि जिसमें पहले सोवियत यूनियन की वजह से उन्होंने एक फ्रंटलाइन स्टेट बने, और ख्वाजा आसिफ साहब ने कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अगले दिन तकरीर भी की है कौमी असम्बली के अंदर, जिसमें चौधरी साहब उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में अपनी ओपिनियन ये दी है कि भाई वो भी जिहाद नहीं था कि जो 10 साल रशिया के साथ था, और वो भी जिहाद नहीं था कि जो 10 साल अमेरिका के साथ था। और उन्होंने कहा कि जी वो दोनों वॉर्स हमें नहीं लड़ने चाहिए थे। तो मेरा ख्याल में जैसे ही उन्होंने ये बात की है और कौमी असम्बली के फ्लोर पे मौजूदा हुकूमत में एज ए डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने की है, तो मेरा ख्याल में कि उससे ये सारी बातें सेटल हो जाती हैं कि जी गुड वाला कौन था तो बैड वाला कौन था। आज की जो पोजीशन है वो ये है कि जी पाकिस्तान अपनी सरजमीन के ऊपर ये जो अफगानिस्तान का मसला है इसको मतलब पाकिस्तान इसको नहीं अभी एक्सेप्ट कर सकता। पहले ये जरूर आप कह सकते हैं कि जी इस मखमसे का या इस धोखे का जरूर शिकार थे कि शायद बातचीत के जरिए, शायद किसी और तरीके से ये मसला जो है हल हो जाए, लेकिन जब नहीं हुआ तो उसके बाद आपने देखा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस स्टेज के ऊपर गया। अच्छा, अब ये कहना कि जी दूसरी साइड के ऊपर जो है वो मुनाफिक नहीं है, बल्कि जो वो समझते हैं वही निज़ाम वो लाना चाहते हैं, मेरा ख्याल में कि ये भी बड़ा सिंपल वर्जन है। इसमें ये चीज मद्देनजर रखनी चाहिए कि जी वहां पे भी 40-50 साल से एक जंग का माहौल है, बाकायदा 2 बड़ी जंगें वहां पे हुई हैं, उससे सोसाइटी का पूरा फैब्रिक चेंज हो जाता है। और जब पूरा फैब्रिक चेंज हो जाता है तो उसके बाद ये जो आपके पास मेरे पास पुलिस के निज़ाम है, यहाँ पे कोई जजेस हैं, कोई अदालतें हैं, कोई सिविल सोसाइटी है, कोई ये सोच है कि जी हम एक मुआशरा है, वो सारी तरतीब जो है वो टूट जाती है। और उसके बीच में ऐसे अनासर बिल्कुल मौजूद होते हैं कि जो कहते हैं ना कि जी एक फ्री कैनन है कि जिसको जिस तरफ किसी ने पुश किया वो उस तरफ चल जाएगी। तो ऐसे एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं कि जो दूसरी कुव्वतें जो हैं अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। और उसकी रीजन भी ये होती है चौधरी साहब कि भूख इतनी बड़ी एक रियलिटी है कि उसके बीच में होते हुए
तो मैं कहूंगा कि ये ड्यू से ज्यादा क्रेडिट देने वाली बात है मेरे अपने समझ के मुताबिक। इसमें बिल्कुल हिंदुस्तानी अंसर शामिल है, इसमें बिल्कुल ये जो ग्लोबल फोर्सेस हैं वो शामिल है, चाहे वो चाइनीज हैं, अमेरिकन हैं, रशियंस हैं, जो मर्जी हैं अब वो कहें तो वो बिल्कुल शामिल। अब अगर बात करें ना ये ईरान के ऊपर, तो मैं तो जो मेरी छोटी मोटी फौजी समझ है, मेरे ख्याल में अगर रजीम चेंज खामनाई साहब की शहादत के बाद नहीं हुई तो आप ये लिख लीजिए अपने पास, ये रजीम चेंज नहीं होगा। वो इसलिए कि खामनाई साहब ने वो किया है कि जो शायद एक अजीम लीडर ही अपनी कौम के लिए कर सकता है, कि वो किसी हाइडिंग में नहीं गए, उन्होंने कोई शहर तब्दील नहीं किया। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे दी थी जिसमें उन्होंने इशारा कर दिया था कि मैं अभी 86 साल का हो चुका हूं, मेरा बदन काफी कमजोर है, तो इससे क्या बेहतर होगा कि मैं शहादत की मौत मर जाऊं। और उन्होंने मेरे हिसाब से बेट डाली, जिसको कहते हैं ना कि दाना डाला इसराइल को और अमेरिका को, और उन्होंने समझा कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली। उन्होंने खामनाई साहब को, कि जिनके बारे में जनवरी में मर्ग बर खामनाई के नारे लग रहे थे कि जी खामनाई डेथ टू खामनाई, क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने उनको मार्टायर कर दिया, उनको शहादत के मर्तबे पे फाइज कर दिया कि जो एक इस्लामी मुल्क और स्पेशली जो ईरान की शिया जो कम्युनिटी है उनके लिए उनकी मेराज है जिंदगी की कि अगर वो शहीद हो जाए तो जो काम शायद खुद ब खुद हो जाता। क्योंकि चौधरी साहब ये ध्यान रखिएगा कि जब मुसद्दिक को हटाया था प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो रजा शाह पहलवी 46 साल बादशाह रहे ईरान के, और 1979 में जब ये रेवोल्यूशन आया तो उससे भी अभी आप टाइम लगा लें तो अरविंद साहब एग्जैक्ट 46 साल ही बनते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉनोटेशन है कि 46 साल और 46 साल, और 46 साल में लोग किसी भी निजाम से वो हो जाते हैं, बेजार हो जाते हैं, और स्पेशली जब सैंक्शंस लगी हों, जब इतनी मतलब मुश्किलें हों कि जी आलमी तबाही का आप शिकार हो। लेकिन मेरे ख्याल में, ये मेरी समझ है, मेरे ख्याल में अगर 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर ईरान में इंकलाब नहीं आया ना चौधरी साहब, या वो रजीम चेंज नहीं हुई, तो ये फिर लिख लीजिए कि ये रजीम चेंज नहीं होगी। और इसमें अमेरिका के लिए बचत ही इसमें है। वो एक थ्योरी लोग पेश करते हैं कि जी ट्रंप साहब शायद मार्शल लॉ लगा दें या कुछ कर दें और वो नवंबर के अपने मिड टर्म इलेक्शन ना कराएं, लेकिन ये हकीकत है कि अगर ये जंग नवंबर तक गई, जो कि उसके 100% चांसेस हैं कि ईरान इसको इतना तूल देगा और इतना थकाएगा इन सबको कि जी उसी में ईरान की बचत है। क्यों? ये चंद दिनों में इसको खत्म करके निकलना चाहते हैं, और कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि ये चंद दिनों में खत्म होगी और ये निकलेगी। लेकिन इसमें जो सबसे मुश्किल फंसेंगे वो कम से कम पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। वो इसलिए कि हम एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री हैं, हम बहुत ज्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे यहाँ बड़ी मुश्किलात होंगी इस जंग की तवालत से। अभी मार्केट्स को आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि वो फ्यूचर स्टॉक्स लगाते हैं कि जी ऑयल की फ्यूचर प्राइस क्या होगी, और उसके ऊपर जो है ना लोग अपनी समझ के मुताबिक वो करते हैं। तो $60 पर बैरल था ये जो ब्रेंट ऑयल का जो रेट चल रहा था, और माहौल इस तरह का बनाया। ये शाबाशी जरूर मैं देता हूँ ट्रंप साहब को और इसराइलियों को कि उन्होंने माहौल ऐसे बनाया कि जी वो जेरल्ड फोर्ड के बाथरूम खराब हो गए हैं, और वो जी फलां जो है ना मुज़ाकरात इधर कामयाब हो गए हैं, ओमानी वजीर खारजा जो है वो जेडी वांस से भी मिल रहा है। तो वो बिल्कुल उन्होंने माहौल ऐसा बनाया कि इवन मार्केट्स ये प्रिडिक्ट कर रही थी कि जंग नहीं होगी, क्योंकि लोग मार्केट्स को भी देख रहे थे। वो कहते थे कि जी मार्केट्स को पता होता है कि किस तरफ जाना है। और मैंने सिर्फ एक कमेंटेटर को जिसको मैं पसंद करता हूं, इकोनॉमिस्ट है माइकल हडसन, उन्होंने ये कहा कि उनके ख्याल में कि ये सारा ग्रुप जो है ये पैसे बनाता है, तो उन्होंने कहा कि ये पैसे बनाने के लिए जरूर हमला करेंगे, और उनकी बात सच साबित हुई कि इन्होंने हमला किया। और अब आप देखें कि जी मार्केट्स ऑलरेडी 70s पे चली गई हैं, 90s पे जा रही हैं, और अगर ये 100 क्रॉस किए तो बहुत सारी मुश्किलों को, अमेरिका को, ईरान को, इसराइल को क्या मुश्किल होती है उसको छोड़िए, और बहुत दुनिया में मसाइल खड़े हो जाएंगे। अच्छा मेजर साहब, मैं यहाँ गुजारिश ये करूंगा
कि हमें अपनी जो गलतियां हैं उनको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना चाहिए ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें, बजाय इसके कि हम कहें कि इसराइल भी सेल्फ डिल्यूजन में था, अमेरिका भी सेल्फ डिल्यूजन में था। वहां के लोग जो हैं काफी क्रिटिसिज्म करते हैं अपनी गवर्नमेंट्स पे। हम अगर अपने हालात पे फोकस करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा प्रोडक्टिव होगा कि हमारी डिफरेंट पॉलिसीज, दिस इज नॉट द ओनली पॉलिसी दैट हैज मिजरेबली फेल्ड, और भी हमारी जो पॉलिसीज हैं इंडिया के साथ, हमारी देखिए डिप्लोमेसी और पॉलिसीज कितनी फेल हुई, कश्मीर में हमारी पॉलिसी किस तरह से फेल हुई, यानी 89 में ये मूवमेंट शुरू हुई थी और आज तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो अरविंद आप क्या कहेंगे? अभी जैसे मेजर साहब ने एक तरह से रोमांटिसाइज किया अली खamenei साहब की डेथ को, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि ये एक इट्स अ टेरिबल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ मिलिट्री लीडरशिप ऑफ ईरान, कि वो ऐसे सिटिंग डक्स थे इन हालात में भी कि उनके 48 के करीब सीनियर लोग जो हैं वो मारे गए। तो क्या इसको एक सेलिब्रेट किया जाए, एक मार्टरडम ऑपरेशन है, क्या है ये, या एक इनकॉम्पिटेंस उसको कहा जाए? इससे पहले आपको पता है हमास के एक लीडर जो थे वो भी तेहरान में मारे गए थे। तो ये उनकी इनकॉम्पिटेंस है या इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो लोगों को शहीद करवा रहे हैं? जी चौधरी साहब, ये ईरानियन मिलिट्री की शेयर इनकॉम्पिटेंस से ज़्यादा और कोई मुनासिब चीज़ इसके लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई लफ्ज़ इसके लिए। तो सीधी सी बात है जी, क्या उन्हें नहीं पता था कि अमेरिकन्स और इजरायलीज जो हैं वो आपको टारगेट करेंगे? पिछले साल जून में भी उन्होंने एक ऑपरेशन किया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे चारों तरफ से जो है एक आम बंदा हमारे जैसा जो लेमैन है वो जाके देख सकता है फ्लाइट रडार पे जाके, वेबसाइट पे, कि भाई फ्लाइट्स कहाँ-कहाँ पर ऑपरेट हो रही हैं, कहाँ से दुनिया भर से जो है किस तरह से ईरान की घेराबंदी हो रही है। ये तो कोई भी बता सकता था चौधरी साहब कि ये हमला तो होना ही था। अच्छा, जब आप एंटिसिपेट कर रहे हो और 24 घंटे आपको आपके मुल्क को लेके इंटरनेशनल मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो रहा हो कि अमेरिका आज हमला करेगा, कल करेगा, नहीं करेगा, और बीच में ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से लेके उनकी सीनियर लीडरशिप जो है वो बयान दे रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए जो है तैयार हैं, हमारी यहाँ बात हो रही है, हम जो है वापस टेबल पे जाना चाहते हैं, तो दे न्यू दैट समथिंग वाज़ अबाउट टू हैपन। अब पहले ही दिन के अंदर, कुछ ही घंटों के अंदर आपका सुप्रीम लीडर ही मारा जाए, इससे बड़ी इनकॉम्पिटेंस और क्या होगी? मैं तो दाद दूंगा सद्दाम हुसैन को कि वो कम से कम 6-7 महीने तो वो बच के रहा। कि क्या इनको नहीं पता था? हाँ जी, ये नहीं, मैं समझता हूँ उनको जानबूझ के इन्होंने ये देखा है कि भाई 86 साल का बूढ़ा है, अगर इसकी मौत की हमदर्दी से लोग जो हैं वो हमारे खिलाफ उठ खड़े ना हों तो ये बेहतर है। और वही कुछ है जो है आईआरजीसी करवाना चाह रही है, विदाउट गेटिंग इनटू एनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। आप देखें 40 दिन का मॉर्निंग का उन्होंने कह दिया, 7 दिन के लिए नेशनल हॉलिडेज भी अनाउंस हो गई हैं। 40 दिन तक मातम होगा। जो मुल्क जो है जंग में हो, हालत जंग में हो, वो 40 दिन तक मातम अफोर्ड नहीं कर सकता। दे नीड टू फाइट, दे नीड टू फाइट एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ देयर नेशन। अच्छा, अब ये तो बात हुई ईरान की। मैं थोड़ा सा ना पीछे जाना चाहता हूँ, जो मेजर साहब ने बात की हिंदुस्तान के हवाले से। देखें जी, मेरी ये कोशिश होती है कि एक बैलेंस्ड गुफ्तगू हो, उसमें ऑब्जेक्टिविटी हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो। मैं बिल्कुल पाकिस्तान को रगड़ा नहीं लगाता, कभी भी नहीं लगाया आज तक इस तरह से जैसे हिंदुस्तान के किसी टीवी चैनल पे बैठ के लोग बात करते हैं। फिर वो बात नहीं होती है, फिर वो हम सीधा जो है इल्ज़ाम तराशी में पड़ जाते हैं। तो मेजर साहब, कौन सी वो हुकूमत होगी अफगानिस्तान में जिसको देख के आप पाकिस्तान के हुक्मरान, मिलिट्री लीडरशिप कहे कि हाँ यार, ये हमारे पसंदीदा लोग हैं? आपका ये जो गिला है आज तालिबान से, यही गिला आपका जो है वो अशरफ गनी की हुकूमत से था कि जी अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट कर रही है हिंदुस्तान को, इसलिए हमारे यहाँ पर ये अटैक्स होते हैं, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। उससे पहले आप ये कह रहे थे कि जी हामिद करज़ाई की हुकूमत है इसलिए हो रही है। वो भी चले गए, और वो जब मुल्क छोड़ के, खैर वो अशरफ गनी जब भागे तो पाकिस्तान के अंदर तो इस बात पे सेलिब्रेशन हुई कि चलें जी, अब मुल्क के जो सही मायने में लेजिटिमेट जो हुक्मरान हैं उन्होंने जगह ली है। पाकिस्तान के टीवी चैनल जो आजकल बात करते हैं ना कि देखें जी वो तो बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते, वो तो औरतों को हुकूक नहीं देते, उनकी तो कोई इंटरनेशनल लेजिटिमेसी ही नहीं है।
तो आपको ये बात 4.5 साल बाद याद आई है कि तालिबान की कोई इंटरनेशनल लेजिटिमेसी नहीं है। जब उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, तो भाई इमरान खान को क्या पड़ी थी? अब वो बंदा जो भी आप उसको कहें, था तो इस मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर। उसे क्या ज़रूरत पड़ी थी ये कहने की कि मैं अफ़गान कौम को जो है मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। अच्छा, जानते हुए कि मुल्क जो है वो एक एलाय है वॉर ऑन टेरर में। अमेरिका का इत्तेहादी है और पाकिस्तान के अंदर से जो है सारा का सारा उनका जो रसद का सामान है, सप्लाई लाइन्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, सारा सपोर्ट तो पाकिस्तान दे रहा था। और बाद में पाकिस्तान ही कह रहा है जी हम उनको मुबारकबाद देते हैं। तो पहला सवाल तो अगर मैं अफ़गान तालिबान का कोई नुमाइंदा होता, तो मैं ये पूछता कि भाई आप क्या कर रहे थे पिछले 20 साल से? आप किसकी तरफ खड़े थे? तो जवाब ये होगा कि भाई आप अमेरिका के साथ खड़े थे, लेकिन तालिबान की लीडरशिप भी आपके यहाँ पे मौजूद थी इस्लामाबाद के अंदर। वो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी रहते थे, उन्होंने बच्चों पे बच्चे पैदा किए। दे वर लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ हियर। इज़ दैट नॉट ट्रू? ऑफ कोर्स इट इज़। क्या हमने तालिबान की लीडरशिप को जो है प्लेन से उतर के और शाह महमूद कुरैशी और सबको जो है जफ्फियाँ डालते हुए नहीं देखा था, जैसे कोई बिछड़े हुए भाई मिल रहे हों सालों बाद? ये तमाम तस्वीर आज भी आप जाके सर्च करें तो आपको मिल जाएँगी। आप उनसे जो सिक्योरिटी गारंटीज़ माँग रहे थे, वो कह रहे थे कि ठीक है जी हम कोशिश करेंगे, ये है, वो है, लेकिन सच्चाई ये है चौधरी साहब कि आज भी अफ़गानिस्तान में जो है एक रूसी एस्टीमेट के मुताबिक अभी कुछ दिन पहले की बात है जिसको अफ़गान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद उन्होंने सिरे से उसको मुस्तरद कर दिया। उस एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन कोई 24,000 तक जो हैं जिहादी इंटरनेशनल फाइटर्स जो हैं, वो अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक़्त मुकीम हैं। उसमें आपके ईटीआईएम वाले भी हैं, उज़्बेक जो जो हैं जिहादी वो भी हैं, सेंट्रल एशियन भी हैं, ठीक है, इस्लामिक जिहाद यूनियन यू नेम इट बहुत सारे ग्रुप्स हैं जी, 20 के करीब ग्रुप्स हैं और यही कोई 24-25 हज़ार के करीब जिहादी वहाँ पे इस वक़्त मुकीम हैं अफ़गानिस्तान में। तो आज अफ़गान तालिबान के पास ये सलाहियत ही नहीं है कि वो टीटीपी पे कोई उस किस्म की कार्रवाई कर सके क्योंकि वो ये जानते हैं लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। उनको भी पता है कि अगर हमने इनके ऊपर कोई एक्शन लिया तो ये आईएसकेपी को जाके जॉइन कर लेंगे, ये अल-कायदा को जाके जॉइन कर लेंगे। क्या ये रियलिटी नहीं? बिल्कुल है जी। किसी से भी जो बंदा थोड़ा बहुत भी पाकिस्तान को या अफ़गानिस्तान को उस खित्ते को समझता हो, उसे ये बात अच्छे से पता है कि अफ़गान तालिबान क्यों चाहेंगे कि जो है उस वजह से उनके अपने जो है सिक्योरिटी के मामलात खड़े हो जाएँ। तो देखें जी अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए। हिंदुस्तान तो जब था वहाँ पे अगर हम ही इतना कोई सेफ होते तो अब अपने काउंसिल खाने पैक करके और 15 अगस्त 2021 के बाद हमें जो है वहाँ पे रिपैट्रिएशन के लिए फ्लाइट्स नहीं चलानी पड़ती। हमारे हमारे तो लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, सारे काउंसिल खाने बंद करके ओवरनाइट हम वहाँ से निकले हैं जान बचा के। तो ये है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, थोड़ा-सा उस पे नज़रसानी करें। खुदारा आप ये बात तो तस्लीम करें कि अफ़गान जिहाद था, वो अफ़गानिस्तान में आए थे रूसी, उनको निकालने के लिए क्या आपने अपने बच्चों के हाथों में बंदूकें नहीं दी? क्या आपने अपने जो मदारिस हैं, उसके अंदर जिहाद की पूरी फैक्ट्री आपने तैयार नहीं की? आपके साबिक जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़िया और प्रेज़िडेंट भी उन्होंने तो ये बात कही है जी। उन्होंने कहा है कि ये तो बड़े अज़ीम लोग हैं, ये तो हमारी जंग लड़ रहे हैं। मैं आप चाहें तो मैं भी वीडियो दिखा दूँ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। उन्होंने ये ही वाज़ ऑन रिकॉर्ड चौधरी साहब। उन्होंने कहा था ये बड़े अज़ीम लोग हैं, ये हमारी जंग लड़ रहे हैं। ये तो अगर ये ना हो तो ये जंग हमें लड़नी पड़ेगी। तो आपने अपने अच्छे खासे चलते हुए मुल्क को मुझे इतनी तकलीफ होती है एक पाकिस्तान का वेल विशर होने के नाते कि ठीक है भाई एक अलग मुल्क बना लिया लेकिन हमने अच्छे हमसाये की तरह रहना है। वो बावजूद कि इतना खूनी हमारे दरमियान पार्टीशन हुआ, लाखों लोगों की जानें गईं, करोड़ों बेघर हुए, प्रॉपर्टी का, बच्चियों की आबरू का क्या कुछ नहीं देखा हमने जो है वहाँ पे जो है लुटते हुए। क्या कुछ नहीं देखा चौधरी साहब। फिर भी हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे थे कि हम बगैर वीज़े के एक-दूसरे के यहाँ आ जा सकते थे। वो 65 की जंग हुई, उसके बाद में ये अफ़गान जिहाद हुआ,
पाकिस्तान ने अपने मुआशरे के अंदर ये जो गन कल्चर है इसको प्रमोट किया। वो दिन है और आज का दिन है। होना तो ये चाहिए कि ये अकल पहले ही आ जानी चाहिए थी। ये पहले ही कह देना चाहिए था कि यार नो मोर जिहाद। हमने एक जो है ये जो सो कॉल्ड जिसको कहते हैं पाकिस्तान के अंदर डेवलप्ड वर्ल्ड, जिसका आज कम से कम पाकिस्तान एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है। यार अगर मैं पाकिस्तानी होता, मुझे बड़ा फख्र होता है इस बात पे कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो मेरे प्राइम मिनिस्टर की बड़ी तारीफ कर रहा है। भले ही उसमें वो कोई मेरिट के बेसिस पे ना आया हो, मगर उसमें इतनी सलाहियत है कि उसे किस तरफ खड़े होना है। ही नोज दैट वेरी वेल। उसे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को शायद ये बात नहीं पता थी, बट द करंट प्राइम मिनिस्टर नोज दिस। वो आर्मी चीफ की किस तरह से तारीफ होती है, बोर्ड ऑफ पीस से लेके हर जगह पर आप इंटरनेशनल स्टेज पे सेंटर में हैं। हाँ जी, तो आज ये जो आज पाकिस्तान की कोशिश है कि हम दहशतगर्दी किसी भी किस्म की बर्दाश्त नहीं करेंगे, ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर यही सोच आज से कोई 20-25 साल पहले होती, तो फिर ये बात नहीं होनी थी। आखिरी पॉइंट ये है चौधरी साहब, अगर ये अफ़गान तालिबान आपके साथ ताउन कर रहे होते और ये कहते हैं कि जी हम एक जिहाद की फैक्ट्री लगाते हैं अपने यहाँ पे और जिहादियों को तैयार कर के कश्मीर में भेजते हैं, आप बड़े खुश होते जी। आप कहते बड़े ये तो गुड तालिबान लोग हैं, ये तो अच्छे लोग हैं। दिक्कत यहाँ आ जाती है कि दे टर्न्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। दिक्कत ये है कि वो टीटीपी को जो है उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। तो देखें, मैं आपसे एक आप होस्ट हैं प्रोग्राम के, मैं आपसे और मेजर साहब से एक सवाल पूछूं ईमानदारी से। इसी सवाल का आप जवाब दे दें और उसमें सारी बात भी खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों है मेजर साहब, चौधरी साहब, कि पाकिस्तान जो है अपने ईस्ट में जो है अपने मशरिक में हिंदुस्तान के अंदर एक सेकुलर हुकूमत चाहता है, अपने मगरिब में अपने वेस्ट में अफगानिस्तान में एक शरी हुकूमत चाहता है, अपने लिए ये आधा तीतर आधा बटेर वाली इस्लामी जमहूरिया हैं, ये जो है बनाई हुई है। तो वो कहते हैं ना इंग्लिश में व्हाट इज गुड फॉर द गूज इज आल्सो गुड फॉर द गैंडर। तो अगर शरी हुकूमत अफगानिस्तान में अच्छी है तो पाकिस्तान में कैसे बुरी है भाई, और अगर सेकुलरिज्म इंडिया में अच्छा है तो पाकिस्तान में कैसे बुरा है। तो इट्स अबाउट टाइम कि आप रिकंसाइल करें कि यार हमें किस तरह का मुल्क बनना है। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर शरी हुकूमत जो है वो बहुत बढ़िया निज़ाम है, तो भाई वो अफगान तालिबान के अंदर उस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं हैं। वो अपने लिए जो अच्छा समझते हैं वही आपके लिए अच्छा समझते हैं। इसीलिए वो अपना वर्जन और जो उनके यहाँ पे गवर्नेंस का जो मॉडल है उसको पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, वो तो आपकी एक फौज जो है पाकिस्तान की वो रास्ते में एक जो है रोड़ा बनी हुई है। वो एक बहुत ही वेल डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है और थैंक्स टू द ब्रिटिश कि उन्होंने इस फौज को खड़ा किया और इसके अंदर जो है एक ये कहें कि इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन जो है वो एक नेशनल आर्मी का जो बिल्ड करने का जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है सर, वो ओवरनाइट नहीं बन जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रोसेस है ये अंग्रेजों ने बड़ा बहुत पहले ही मुकम्मल कर दिया था। तो वो फौज है जिसने इनको रोका हुआ है, वरना जी ये तो हिंदुस्तान के अंदर भी आके और यही काम करें। सच्ची बात तो ये है चौधरी साहब, मेरी तो इनसे कोई हिमायत नहीं है, कोई 1% भी हिमायत नहीं है। बावजूद ये कहीं पर भी जाएं, जो भी करें, मैं इस मामले में तो बड़ा क्लियर हूँ कि यार जो बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते, जो औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, उन्हें उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो नहीं देते, मैं कम से कम अपने आप को उनके साथ खड़ा हुआ तो नहीं पाता। ना कल था, ना आज हूं, ना कल होऊंगा चौधरी साहब। ठीक है, अब ये ना आप जाके पुरानी स्पीचेस देख लें आपके जो हैं आपके पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की, आपके सियासतदानों की। वो कहते थे जी हम कौन हैं बताने वाले, वो तो इस्लाम के मुताबिक जो जिस तरह का निज़ाम लाएं वो जाने और इस्लाम के रूह के मुताबिक तो ठीक है तो फिर खुद क्यों नहीं ले आते हो? सच्ची बात कह रहा हूं मैं, ठीक है, नो इफ नो बट, ओके, लगी लिपटी बात नहीं करता जी। मेजर साहब, अरविंद ने बात की कि इससे पहले तालिबान से पहले हुकूमत थी अशरफ गनी की, उससे पहले हामिद करजई की। हम न तालिबान से खुश हैं, न अशरफ गनी से खुश थे, न हामिद करजई से खुश थे। उससे भी पीछे अगर चले जाएं, नूर मोहम्मद तरकई से भी हम खुश नहीं थे, उससे पहले दाऊद से भी हम खुश नहीं थे। और ये जो अफगान लीडर्स हैं
गुलबदीन हिकमत यार और बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये 1973 में आए थे पाकिस्तान, और उस वक्त पाकिस्तान ने कोशिश की थी वहां पे एक रिबेलियन करवाने की पंजशीर में, जो नाकाम हो गई थी। तो हम इतनी ऑब्सेशन हमारी क्यों है कि जी प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट होनी चाहिए, व्हाई कुडंट वी एस्टैब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद अफगानिस्तान। और सर ये अभी अरविंद ने जो बात की कि इंडिया के कॉन्सुलेट्स थे वो उनको बंद करने पड़े, उसमें भी सर इतना प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ हुआ, और मुझे हैरत होती थी कि आज के दौर में 3-4 मिनट में आप ये रिसर्च कर सकते हैं कि इंडिया के कितने कौंसल खाने हैं अफगानिस्तान में। हमारे यहाँ सर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, अखबारों में 9 से ये गिनती शुरू हुई थी, 9 से, कि 9 है, उसके बाद 14 हुए, फिर 24, 36। लास्ट टाइम मैंने जो पढ़ा, नई बात अखबार है एक लाहौर का, उसमें था कि 65 कौंसल खाने, 65 इंडियन कॉन्सुलेट्स इन अफगानिस्तान। और हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं अब्दुल कयूम, जो सेनेटर भी रहे, उन्होंने सर नवाए वक्त में लिखा कि देर आर डजन्स ऑफ इंडियन कॉन्सुलेट्स जस्ट अलोंग द पाक अफगान बॉर्डर। तो उनका मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने अजीब तौजीह दी। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैंने तो चंद मिनट की रिसर्च की, मुझे पता चला कि इंडिया के भी 4 कौंसल खाने हैं अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान के भी 4 ही हैं, और काफी अरसे से वही चले आ रहे हैं, 70s से या 60s से, और 2 नॉर्थ में है, 2 साउथ में है। तो उस पर वो कहने लगे कि मुझे पता है कि प्रॉपर कौंसल खाने तो 4 ही हैं, लेकिन बाकी सैटेलाइट कॉन्सुलेट्स हैं। मैंने तो कभी ये टर्म नहीं सुनी थी, सैटेलाइट कॉन्सुलेट्स क्या होते हैं। तो हम इतना प्रोपेगेंडा करते हैं, हमारे जर्नलिस्ट जो हैं, हमारे पॉलिटिशियंस इतनी सी रिसर्च नहीं करते, 2 मिनट की 3 मिनट की कर लें कि भाई बात आपने जो करनी है करें, फैक्ट्स तो सेक्रेड होते हैं ना, कमेंट इज फ्री बट फैक्ट्स आर सेक्रेड। तो हम तो फैक्ट्स को भी डिस्टॉर्ट करते हैं, और इन दिस डे एंड एज इसकी क्या वजह है? अब चौधरी साहब जरा तसल्ली से मेरी बात सुनिएगा। एक तो मुझे ना ऐसे लगता है कि जैसे जो भी कोई इंडिया से आता है, और जो स्पेशली अगर आपकी महफिल में हो, तो मुझे लगता है कि मैं एक लेक्चर में बैठा हूं, कि वो बताया जा रहा है कि तुम ये, तुम खराब, तुम ये, तुम पागल, तुम ध्यान नहीं करते, ये वो सारा कुछ। तो एक तो ये मुझे मुसलसल फीलिंग आती है कि एज इफ के भाषण सारे मेरे लिए। अब अगर गुस्ताखी हो जाएगी अगर ये मैं सवाल करूं कि अरविंद साहब कह रहे थे कि जी पार्टीशन के दौरान कितने रेप हुए, कितने कत्ल हुए, कितने सब कुछ हुए, तो वो तो सारे बड़े अच्छे लोग थे, तो वो क्यों हुए? आप में से दोनों मुझे उसकी क्या दलील देंगे? लेकिन हकीकत ये है कि उस टाइम पे एक सिचुएशन बन गई। उस सिचुएशन के दौरान लोग जो है वो रियासत का बंटवारा हो गया, तो जिसकी जो मन में आई, कुछ ने अपॉर्चुनिटी हासिल की, कुछ को तहरीक मिली, कुछ को किसी ने पॉइजन किया होगा, सब कुछ किया होगा। तो ये चीजें तो होती हैं चौधरी साहब। दूसरा कि मैंने अपना सारा जवाब दिया कि शुरू में वो ईरान की, आपने उसको बड़े खूबसूरती से कहा कि जी मेजर साहब ने रोमांटिसाइज कर दिया है, तो भाई ये तो सारा, तो आपने तो मेरे सारे आर्गुमेंट को अपनी एक ख्याल पे, कि जो आपके पहले से ख्याल मौजूद है, उसकी बुनियाद के ऊपर जीरो करके, और वहां पे वो सारा मामला लपेट के, तो उसके बाद आप अरविंद साहब की तरफ चले गए। तो मेरी पहली तो गुजारिश ये होगी कि हमें सवाल के ऊपर रहना चाहिए ना, कि हमें सवाल के ऊपर बातचीत करनी चाहिए, और उस सवाल के बाद एक पूरा लेक्चर बड़ी तसल्ली से सुनना पड़ता है, 14, 15, 20 मिनट का, और फिर उसके बाद आप उसमें ज्यादती, ये मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि आप ज्यादती ये करते हैं कि आपका अपना एक ज़हन है, उसके मुताबिक आप चीजों को देखते हैं, और उसके मुताबिक अगले की बात को बिल्कुल जीरोइज करने के लिए। मतलब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं ना कि मोदी साहब अभी गए हुए थे इसराइल के अंदर, और वहां पे जाके उनकी कनेसेट के अंदर उन्होंने तकरीर की, सब कुछ किया। कौन सा मॉरल ग्राउंड है कि जिसके ऊपर आप वहां पे जाके ये बात नहीं कर सके कि वहां पे फलस्तीनियों के साथ, तो भाई हम तो है ही बुरे, इंतहाई बुरे। हम कभी तालिबान के पीछे लग जाते हैं, कभी हिंदुस्तान के पीछे लग जाते हैं। जिस तरह अरविंद साहब बड़ा अच्छा सवाल कर रहे थे कि जी इधर मैं सेकुलरिज्म चाहता हूँ, उधर मैं जो है शरिया चाहता हूँ, खुद मैंने आधा चीतर आधा बेटे बनाए। भाई मेरा अपना मुल्क है ना, जो मैं चाहूंगा, जो हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी, जो हमारे डिसीजन मेकर्स फैसला करेंगे, उसी के मुताबिक चलेंगे। कभी वो डिसीजंस ठीक होंगे, कभी वो डिसीजंस गलत होंगे। अब देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने कह दिया कि जी वो एक डिसिप्लिन फोर्स है, वो तो दुआएं दें ब्रिटिश को कि जी वो जो है ना एक अच्छी फोर्स। कौन सी अच्छी फोर्स थी जी पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान ने जो आर्मी बनाई, जो सब कुछ किया, वो पाकिस्तान की अपनी कोशिश, अपनी मेहनत है। और उसके बाद अभी तो सर 80 साल होने वाले हैं।
80 साल के बाद भी अगर अच्छाई का क्रेडिट ब्रिटिश को जाना है और सारी बुराइयों का क्रेडिट मुझे आना है, तो बस फिर मैं क्या कर सकता हूँ? आप दोनों बेहतरीन फौज बात तो कर रहे उन्होंने हैं। बनाई है सर, चाहे इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो। नहीं, देखें, मैं ये जो ये जरूर स्ट्रक्चर है, कहूंगा, रेजिमेंटल सिस्टम है, तरक्कियां हुई नहीं, हैं, ये होते थे तो बहुत प्यारे, अरविंद तो देश साहब, की देन है। ये तो अरविंद साहब, सारी फौजों की बुनियाद वही ब्रिटिश एम्पायर की साख के ऊपर ही है, चाहे क्रेडिट अमेरिकन हो बनता है चाहे उनको कोई और देना हो। फिर। नहीं, लेकिन सर, बड़े अदब के साथ, अब पाकिस्तान की जो फौज है, कम से कम 80 साल के बाद, अगर किसी ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, मैं क्या वो पढ़ने से अच्छा हो जाऊंगा? जब तक कि मैं खुद ना चाहूं कि मैं अच्छा हूं, या मैं खुद ना चाहूं कि मैं सीखूं। तो चले इतना क्रेडिट दे दें कि जी हमारे जर्नैल जो हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ ब्रिटिश से सीखा और उस बुनियाद के ऊपर अपनी फौज को भी उन्होंने बेहतर किया। तो 100% मतलब दे मैं, रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग देखें, आप एक अच्छा वो रखते हैं कि जी आप अपनी जायज एक ओपिनियन रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपका हमसाया अच्छा हो, आप ये सब कुछ करते हैं। लेकिन मैं देखें यहाँ पे थोड़ा सा जो देखता हूं वो ये कि एज इफ के दूसरे ने सारी, हमने जैसे पाकिस्तान ने कसम खाई हुई थी कि जी हमने ज्यादतियां करनी है। अभी चौधरी साहब ने, देखें, मेरे सवाल के जवाब में दोबारा अपनी वीडियो देख लीजिएगा कि मेजर साहब कश्मीर पॉलिसी फेल हो गई, मेजर साहब रोमांटिसाइज ना करें खामनाई साहब को, मेजर साहब हिंदुस्तान पॉलिसी फेल होगी, मेजर साहब अफगान पॉलिसी फेल होगी। फिर मेजर साहब यहाँ पे क्यों आए हैं? मतलब अगर आपने मुझे बल्ला पकड़ के सारे फैसले सादर कर देने हैं, तो मैं क्यों आया हूं? मैं यहाँ पे आके आपको अच्छे फौजी की तरह सलूट करूं और उसके बाद मैं चला जाऊं कि जी सर बिल्कुल बड़ा मजा आया आपकी क्लास के अंदर। लेकिन देखिए सर, मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो जो आपने कहा था ना कि जी व्हाट इज गुड फॉर दी गूज इज गुड फॉर द कैंडर, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एट द सेम टाइम समझने की कोशिश कीजिए कि जी पाकिस्तान, मेरी समझ के मुताबिक, ये मेरी अपनी समझ है, मैं इसमें कोई यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग या जीतने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, और वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव भी होती रहती है, ये नहीं है कि ये वर्डिक्ट है मेरी तरफ से। मेरी जो अरविंद साहब अपनी समझ है, उसके मुताबिक हिंदुस्तान का तकसीम होना एक गैर मामूली बात थी कि जो उस टाइम पे हुई, और उस गैर मामूली बात की वजह से जब दो मुल्क नए बने, उस टाइम पे 2 मुल्क बने थे, नॉट 3 मुल्क बने, तो जो 2 मुल्क नए बने उसकी रियलिटी को भी तो मद्देनजर रखे ना कि एक से 1000 मील दूर था, और ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो है ना हिंदुस्तान था। और उसके बाद फिर ये देखें कि 1971 के अंदर वो मुल्क जो है वो टूट गया, कि वो 2 अलहदा मुल्क बन गए, एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। तो उसमें फिर उस मुल्क की जो लीडरशिप है, उसके फियर्स को, उसके कंसर्न्स को, उसकी मतलब सारी चीजों को मद्देनजर रखकर अगर आप जायजा लेना कि भाई इन्होंने यहाँ पे इस तरह क्यों एक्ट किया, यहाँ पे इस तरह क्यों एक्ट किया, यहाँ पे ऐसे क्यों रिएक्ट किया, तो शायद आपको मामलात को समझने में थोड़ी आसानी है। प्लीज समझिए, अमेरिका अभी एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर है। अमेरिका इस टाइम पे अपनी बका की जंग लड़ रहा है। ऑलरेडी ब्रिक्स की वजह से 37-38% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ इज गोइंग इनटू ब्रिक्स। वो अमेरिका के सिस्टम से आउट हो गए हैं या आउट होने के करीब हैं, और उसकी जगह पे एक पैरेलल निजाम आने का, ये डॉलर की हेजेमनी, पेट्रो डॉलर, ये सारी चीजें। लेकिन इसके बावजूद अब अमेरिका की ताकत देखें कि वो आज भी वेनेजुएला के ऊपर वहां के प्रेसिडेंट को उठा के ले जाता है। तो कोई दुनिया से, चॉइस साहब आपके जितने यहाँ पे है ना कि ये रोमांटिसाइज कर रहा है, असूल होते हैं मेजर साहब, वो इंटरनेशनल लॉ होता है, आप पागल हैं। मुझे बताएं ना कि किसने इसको अपोज किया कि जी अमेरिका ने एक मुल्क के हाजिर सर्विस प्रेसिडेंट को वो उठा के वहां से ले गए। तो अभी इसराइल और ईरान ने जो अटैक किया है, सॉरी, इसराइल और अमेरिका ने जो अटैक किया है ईरान के ऊपर, आपने नहीं पढ़ी कंडेमनेशंस के जो यूरोपियन ममालिक से आ रही हैं, ब्रिटिश अपने आप को इससे अलहदा कर रहे हैं, फ्रेंच से अलहदा कर रहे हैं। तो मुझे पता है, हम तो है ही पागल ना, मतलब पाकिस्तानी तो सारे पागल। हमने ठानी भी थी कि शकील साहब ने जो कहना है उसके बिल्कुल उलट करना है, बाकी हिंदुस्तान को हमने बड़ा गर्क करना है, अपनी हर पॉलिसी फेल करनी है, ये तो हमने किया। लेकिन मुझे बताएं कि ये तो समझदार मुल्क है चॉइस साहब, ये ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं? आपको पता है इस टाइम पे 70% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन, द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, दे आर सेइंग वी डू नॉट वांट अ न्यू वॉर। और आप मुझे बताएंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी सारी तकरीरों में यह क्या कि प्रेसिडेंट नहीं बने थे कि जी मैं वॉर का प्रेसिडेंट नहीं हूं।
और क्या आपको ये अल्फाज याद नहीं है पिछले साल कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जी हमने ग्रेट ऑपरेशन कर दिया है वो ईरान के ऊपर, ओब्लिटरेटेड का मतलब है कि फना कर दिया है उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को। तो अगर जून 2025 में वो फना हो गया था, हम तो पागल हैं, हम तो झूठ बोलते हैं। अमेरिका के सदर, दुनिया की बेहतरीन वो जो है मुल्क, आला तरीन निजाम, सब बातें सही, वो अपने मुल्क पे क्रिटिसाइज भी करते हैं। और मेजर साहब दूसरों की मिसालें ना दिया करें, तो उन्होंने तो कर दिया था न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म। तो आप मुझे चौधरी साहब बताएं ना कि अब हमला जो हुआ है उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद के ऊपर हुआ है जिसको ओब्लिटरेट कर दिया था आपने। हजूर, जून की आपकी स्टेटमेंट है, 8 महीने के बाद आप दोबारा अपनी फौजें लेके वहां पे उसी तरह अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अरविंद की सिंसेरिटी को तो एक्नॉलेज करता हूं कि अरविंद अपने इस स्टांस में सिंसियर है कि वो चाहता है कि जी एक अच्छा नेबरहुड हो कि जिसमें हम सारे मिलके अच्छे तरीके से रहें। उसमें मेरी समझ के मुताबिक जो एड्रेस करने की जरूरत है वो ये है, मैं गिले भी नहीं करता कि जी कौन कहाँ गलत है, किसने क्या किया, किसने नहीं किया। उस डिबेट में आपने आखिर में कह देना है कि मेजर तुम सही नहीं कह रहे, तो वो फिर सारा वैसे ही जीरो हो जाएगा। लेकिन मैं इस पे आता हूं कि हमें, जिस तरह हम प्रोग्राम के शुरू में बात कर रहे थे, अरविंद ने बात की पंजाब की, उसने बात की पंजाबी की, ठीक। तो मैं ये समझता हूं कि हमें अपने लोगों की रूट्स को उनकी जमीन के साथ जोड़ने की जरूरत है कि जहां पे मैं भी कनेक्ट करता हूं, जहां पे अरविंद भी कनेक्ट करता है, चौधरी साहब जहां पे आप भी कनेक्ट करते हैं, और बजाय इसके कि हम जो है वो इधर से बाहर देखें। और दूसरा, अफगानिस्तान का मिजाज मेरे ख्याल में तो हमेशा से ऐसे ही रहा कि वो उनके मिजाज में या उनकी ये है कि वो लैंड लॉक है या जो भी है, लेकिन जियोग्राफी का, टेरेन का, मौसमों का लोगों के ऊपर असर आता है। तो मेरी समझ के मुताबिक पाकिस्तान ने भी बड़ा सीखा है अपने उससे। मुझे जो अभी डर है या खौफ है ना, मुझे डर ये लगता है कि पाकिस्तान तो उन गलियों से होके आ गया है कि जहां पे यहाँ पे एक सोच थी कि जी इस्लाम के नाम के ऊपर, अब वो कोई उसको जिहाद कहे, कोई उसको कहे कि जी अमेरिका की ख्वाहिश पूरी कर रहे थे, जो मर्जी है कोई कहे। लेकिन मुझे लगता है कि हम तो उन गलियों से निकल आए, लेकिन हिंदुस्तान अभी उन्हीं गलियों में दोबारा दाखिल हो रहा है। और हम तो साइज में कंपैरेटिवली बहुत कम थे। सुन लीजिए सर मुझे तसल्ली से, उसके बाद बेशक आप कर लें अपना सवाल, मैं रुक जाता हूँ। सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक तो रूट्स की जो बात की थी ना अरविंद ने, वो रिकॉर्डिंग से पहले थी, मे बी वी शुड डू अ शो ऑन दैट। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मेजर साहब कि आपने कहा कि हमारा मुल्क है, जो आधा तीतर आधा बटेर वाली बात थी, गोया हमारा मुल्क है, हमारी मर्जी, हम जो चाहें करें। तो उसमें सर कुछ उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी है ना ह्यूमन राइट्स के। और आपके इल्म में है कि लियाकत नेहरू पैक्ट जो 1950 में हुआ था, उसमें दोनों मुल्कों ने ये कमिट किया था कि वो तमाम माइनॉरिटीज को, तमाम शहरियों को इक्वल सिटीजन समझेंगे, इक्वल राइट्स देंगे। और सर हमारे यहाँ तो आजकल दिन रात जो है हिंदुत्व की बात होती है कि इंडिया इज नो लॉन्गर सेक्युलर। इंडिया में जनाब एक्सट्रीमिज्म आ गया है, हिंदुत्व आ गया है, हिंदू राष्ट्र हो गया है। तो ये अलग बात कि इससे पहले भी हमारी ओपिनियन इससे कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं थी। 2009 में नवाब वक्त ने ये लिखा था, जब एक सिख प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, कि इंडिया हैज बिकम अ फनेटिकल हिंदू स्टेट, कि मजहबी जुनूनी रियासत बन चुका है इंडिया। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के इख्तियार में आने से 4-5 साल पहले की बात है। तो इस तरह की बातें जो हैं हमारे यहाँ काफी अरसे से जारी हैं। तो अभी अरविंद कुछ आप कहेंगे, फिर मेजर साहब जवाब दें। नहीं, मैं अगर सवाल है तो वो आप अब कर लीजिएगा अरविंद, ब्रीफली अपना कीजिएगा रिस्पॉन्ड। मेरी एक कोशिश होती है चौधरी साहब की जो भी बात करूं पूरी ईमानदारी के साथ। उन्होंने मोदी साहब के इजराइल दौरे की बात की, अगर आप मुझसे जाती एक सेकंड जी अगर आप पूरा कमेंट देना चाहते हैं तो उससे पहले मेरी एक सिर्फ जुमला सुन लीजिए जी, उसके बाद आप बात कर लीजिए। ये चौधरी साहब जब आप बात कर रहे थे ना, तो मैं अपने फोन में तलाश कर रहा था कि मैं नोट्स बना के रखता हूँ, और कई दफा मैं अपनी बेगम को कोई बात कहता हूँ ना, तो मैं कुछ कहता हूँ उसको सुराई बिल्कुल उलट देता है। तो ये 9-10 को मैंने बेगम को एक बात की, मैंने कहा फोन उठा रही हो, तो उसका जवाब था कि फोन छुपा नहीं रही। ठीक है जी,
तो मैंने ये फिर लिख लिया कि भाई देखो बेगम मेरी को ना बिल्कुल अलहदा सुनाई देता है, जी जी हजूर बेगम भी रहने दें, आप भी उसी में आ गए हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि जी आधा तीतर आधा बटेर तो हमारी मर्जी। चौधरी साहब ऐसी बेअसूली के ऊपर मैं क्यों, मतलब मैं फिर यहाँ बात करने आया हूं या यहाँ पे मैं कोई दादागिरी करने आया हूं? मैंने उस बात पे नहीं कहा, मैंने एक जनरल कॉन्टेक्स्ट दिया है कि भाई हर मुल्क अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करता है, हर मुल्क अपनी समझ के मुताबिक फैसले करता है, हर लीडरशिप जो है उसके सामने जो प्रीव्यू हो उसके ऊपर करता है। अभी देखें चॉइस साहब, एक इसकी मिसाल देता हूं, ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ना बड़ी बहस हुई थी। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने ये धमाके किए थे, उस टाइम पे पाकिस्तान को बड़ी ऑफर्स हुई थी कि भाई ना करो, मतलब ये मिल जाएगा, और पाकिस्तान में एक तूफान हो गया, लोगों ने कहा कि जी गलती की, भूखे मर जाएंगे, ये वो फलान इमकान। और किसी ने कहा कि जी भुट्टो साहब ने कहा था कि जी घास खा लेंगे लेकिन बम बनाएंगे, और उन्होंने कहा देखा नहीं जी घास ही खा रहे हैं। ये बातें सारी हुई थी, लेकिन चॉइस साहब आज दुनिया के जो वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट रिस्पेक्टेड कमेंटेटर्स हैं उनको जाके सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि जनाब अगर यूक्रेन, एक टाइम पे यूक्रेन के पास थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर इन्वेंट्री थी अमेरिका और रूस के बाद, और वो कहते हैं कि जी ईरान को आज एहसास हो गया होगा कि हमें बम बना लेना चाहिए था, कि होता बम तो देखते कि कौन उनके ऊपर हमला करता है। तो चौधरी साहब देखें, हर चीज के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। मैंने ओपनली अभी मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, मैं सुनना चाहूंगा कि अरविंद क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं, ये जियो पॉलिटिक्स के अंदर लोग अपनी उसके साथ चलते हैं। हाँ, इसमें कुछ आप अगर मुझसे ये कहना कि मेजर साहब कुछ बेसिक्स को नहीं हिलाना चाहिए, तो मैं वहां तक तो आपसे एग्री करूंगा कि बेसिक्स कुछ तय कर लेनी चाहिए कि इनको नहीं हिलाना चाहिए, लेकिन अदरवाइज जियोपॉलिटिकली जब भी एक सेपरेट, मुझे एक बात बताए ना चौधरी साहब कि ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, भाई क्या ये एक साइजेबल क्या कहते हैं उसको एंटिटी नहीं है इन द वर्ल्ड? मतलब इफ दे पुट देयर फुट डाउन ऑन समथिंग तो मुझे बताएं कि कौन इनसे बनवा सकता है? इसी तरीके से ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, या आईसीआई, पता नहीं आरसीडी, इस तरह करके हम पढ़ा करते थे उस जमाने में, लेकिन ये है कि जी ये तीनों आपस में खड़े हो जाएं तो कौन इनको हिला सकता है किसी भी बात के ऊपर? लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी अपनी उसके मुताबिक चलते हैं। टर्की जो है वो सपोर्ट भी करता है, लेकिन सीरिया के अंदर जो है वो टेरिटरी लेता भी है। अभी देखिए चॉइस साहब, हर एक की अपनी होती है, लेकिन मैं ये समझता हूं, मेरा हैंड्स डाउन ये ओपिनियन है कि अरविंद और मेजर रजा को, सिर्फ इन दो को ये सहूलत हासिल है कि ये आपस में डायरेक्ट एक ही भाषा में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आप भले इसको उर्दू कहिए, भले इसको हिंदी कहिए, जो आपका मन चाहे आप कह दीजिए, लेकिन सिर्फ इन दो को सहूलत हासिल है। ये सहूलत मतलब अरविंद को और एक बंगाली को भी हासिल नहीं है, मुझे और एक बंगाली को भी हासिल नहीं है। तो इसलिए इसको चाहें तो एक स्ट्रेंथ के तौर पे देखें, अगर चाहें तो बेशक इसके ऊपर जो है ना वो झगड़े करते रहें, लेकिन मेरे हिसाब से जो बात आप कर रहे हैं, जो अरविंद साहब कर रहे हैं, मैं कई दफा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, ये सब हम कर चुके हैं और आपने भी भुगत लिया, मैंने भी भुगत लिया। अरविंद मुझे जरा यंग नजर आ रहा है, इसके पास फिर भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइम होगा कि आगे की तरफ हमें देखना चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे बच्चे भी यही करेंगे या उससे कुछ बेहतर हो सकता है, और अगर बेहतर हो सकता है तो कम से कम उसकी बेस लाइन हम क्या सेट करें। तो मुझे एक तरफ सिंसेरिटी नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे एक वो भी नजर आता है कि जी वो एक पूरा लेक्चर है, एक पैकेज है कि जो वो मुझे देना चाहता है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है बुक के बाहर कि मेजर तुम पागल हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, बिफोर यू रिस्पॉन्ड अरविंद, मैं ब्रीफली बात करना चाह रहा हूँ। मेजर साहब ने जो आर्गुमेंट दिया कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो ये ना होता, यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो ये ना होता, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक आर्गुमेंट है। इस वक्त दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं, क्या सबके पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए? विल इट बी अ सेफर प्लेस, विल इट बी अ मोर डेंजरस प्लेस? अब कुछ लोग ये कहेंगे अफगानिस्तान में कि हमारे पास अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स लॉन्च ना करता,
जी मेजर साहब ब्रीफली। बस ब्रीफली वन सेंटेंस। जी ये प्रोफेसर जेफरी सैक्स हैं और ये प्रोफेसर एक और हैं मैशन मायर। चौधरी साहब, मैं तो इतनी लंबी तकरीर नहीं कर सकता, सुन लीजिएगा, बड़े वेल रिस्पेक्टेड वो है कमेंटेटर्स। लेकिन मेजर साहब ये नहीं कह रहे, मेजर साहब ने कोट किया है कि दुनिया के वेल रिस्पेक्टेड कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं। पहले तो ये मुझे माफी दे दिया करें। नंबर 2 के चौधरी साहब, अमेरिका और इसराइल ने जो किया है और स्पेशली ट्रंप साहब की सेकंड टर्म में जो हो रहा है, उसके बाद सब यही कह रहे हैं कि अगर ना कोई इदारा हो, ना कोई कायदा कानून हो, ना कोई पर्दा हो, ना कुछ हो, तो हर बंदा यही नहीं कहेगा कि मेरे पास न्यूक्लियर होता तो मैं देखता नॉर्थ कोरिया पे क्यों नहीं करते अटैक, कौन सी इंसानियत है जो वो करता है। तो चौधरी साहब, इसलिए मैं वर्डिक्ट नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये बातचीत भी चल रही है। आप मुझे कान से पकड़ते हैं, अच्छे बच्चे की तरह ना लाइन के पार खड़ा कर दें। चले अरविंद प्लीज रिस्पॉन्ड। ओके जी, मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं। अगर इजराइल के सॉरी ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स होते तो शायद ये जो जंग का फैसला है अमेरिका को 10 दफा सोचना पड़ता लेने से पहले। तो ये बिल्कुल ठीक है। जिनके बाद नॉर्थ कोरिया तो रोज धमकी देता है, उनके खिलाफ तो नहीं करते कोई एक्शन। आई 100% एग्री, एंडोर्स करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है चौधरी साहब की ना, मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म करूँ हमेशा, जब भी। शायद यही वजह है कि मुझे पाकिस्तानी बड़ा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू से जो हमारे बाकी जो हमारे राइट विंग के ना सपोर्टर्स और जो मीडिया पे लेके छाए हुए हैं, इंडियन मीडिया से लेके, वो कभी नहीं मानते अपनी गलती। वो ही समझते हैं कि वाकई में हम ना सब कुछ हमारे ही जो है मुताबिक चल रहा है और हम जो कर रहे हैं वही दुनिया फॉलो कर रही है। मैं ऐसी कोई गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ। वो बात और है कि वो बेचारे नेशनलिज्म बेचते ना आजकल जो है इंश्योरेंस स्कीम्स भी बेचते हैं अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में, और उसके बाद कपड़े भी बेचते हैं भगवे रंग के ना, कुर्ते वगैरह भी बेचते हैं, भगवे रंग के कुर्ते खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। मुझसे तो ये भी नहीं कहा गया कभी कोई चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, कोई वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि ज़मीर जो है इस बात की इजाज़त नहीं देता। यही वजह है कि मैं आई एम प्रोबेबली द ओनली इंडियन कि जो पाकिस्तान आकर भी और बड़ी तल्ख किस्म की बात कर जाता है और उसको कोई परेशान नहीं करता। तो बात बड़ी सीधी सी ये है चौधरी साहब कि आप किसी के हमदर्द होके तो गिला कर सकते हैं, दुश्मन होके नहीं कर सकते, ठीक है? मोदी साहब की इन्होंने बात की, अगर आप मुझसे पूछते तो मैं ये आपको ज़रूर कहता, और अब कह देता हूँ कि ये जो टाइमिंग है, मोदी साहब के खुद भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हुआ कि मैं इधर से आया हूँ, 1 दिन बाद में अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। देखिए साहब, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आई एम श्योर 100% वो ये सोच रहे होंगे कि हम हमारा जो डायस्पोरा है गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, उनकी सेफ्टी को लेके, सिक्योरिटी को लेके दे वुड बी वरीड अबाउट इट। तो ठीक है, अरब देशों का बहुत सारे मुल्क जो हैं उनका ईरान से फटा है एक, वो नहीं पसंद करते, मगर इज़राइल को लेके सबके जो जज़्बात हैं वो एक ही हैं। फिर वो चाहे कोई सुन्नी वर्ल्ड में हो या शिया वर्ल्ड में हो, हर कोई इज़राइल के तो कम से कम खिलाफ है। और हमारा बहुत बड़ा डायस्पोरा है, लाखों के अंदर लोग हैं जो जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर बेचारे मेहनत में जो है मज़दूरी करते हैं और घर पैसे भेजते हैं। तो आई एम श्योर कि अगर ये बात कुछ इस तरह से थोड़ी पता होती तो शायद ये फैसला इस तरह से हमारी हुकूमत ना लेती, ठीक है? अच्छा, फिर ये जो पाकिस्तान के हवाले से मैं कोई क्रिटिसिज़्म करता हूँ तो यकीन माने एज़ अ वेल विशर करता हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कोई जिस तरह से हमारे लोग कहते हैं कि जी 4 टुकड़ों में टूट जाए और ये हो जाए, वो हो जाए। दैट इज़ फॉर द पाकिस्तानीज़ टू डिसाइड कि वो अपने मुल्क को किस शक्ल में देखना चाहते हैं। 1947 में आपने ये तय किया, आपके बड़ों ने ये तय किया ना कि भाई एक मुल्क का हिस्सा हमारा इधर होगा, दूसरा हमारा उधर होगा। ये बात तो जिन्ना साहब से पूछी गई थी। इफ आई एम करेक्ट चौधरी साहब, प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए मुझे बता दीजिएगा। जिन्ना साहब जी से कानपुर में ये पूछा गया था कि जिन्ना साहब आप ये जो पाकिस्तान बना रहे हैं, ये तो पहले ही मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ के अंदर हैं। हमारा क्या बनेगा? हम जो मुसलमान जो इंडिया में रह जाएँगे, हमारा क्या बनेगा? तो जिन्ना साहब ने उनको जवाब दिया कि मैं 7 करोड़ मुसलमानों को इस हिंदू राज से लिबरेट करने के लिए अगर 2 करोड़ की मुझे मार्टरडम भी टेस्ट करना पड़े उनको, सो आई वुड मेक दैट हैपन। ही इज़ ऑन रिकॉर्ड। कुछ इस तरह की उन्होंने बात की। अच्छा,
तो बात ये है चौधरी साहब कि मैं उस तरह से जो है हिस्ट्री को नहीं देखता, जिस तरह से कि बाकी लोग देखते हैं एक बायस्ड किस्म का चश्मा लगा के। मेरा पाकिस्तान से जो ये कहें कि मोटा-मोटा जो गिला है वो वही है, जो कि एक आम किसी भी इंसान का जो अपने हमसाये में किसी मुल्क का जो है अगर उसके बारे में कोई पॉज़िटिव राय रखता है, उसका होना चाहिए। 1947 में जब हम अलग हुए, तो हमारा जो रुपया है, 1 हिंदुस्तानी रुपया 1 पाकिस्तानी रुपए के बराबर था। 50s के अंदर भी यही पैरिटी रही, 60s में भी यही पैरिटी रही कमोबेश, 70s में जाके थोड़े-से हालात तब्दील हुए और 80s 90s में भी थोड़े-से वैसे से ही हालात रहे। लेकिन जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को खोला और 2000s के बाद जो हमने जो टेक ऑफ किया, आज हालत ये है कि हमारा रुपया आपके 3 सवा 3 रुपए के बराबर है। तो कहीं न कहीं पे आपसे कोई न कोई कोताही हुई है ज़रूर कि आप जो है पीछे रह गए हैं इस दौड़ में। फॉर इंटरप्शन, मुझे याद है कि इंडिया के 100 रुपए हमारे 80 के बराबर होते थे। हाँ, जी। बिल्कुल। अप अंटिल 80s 90s तक ये था जी इस तरह से, तो उसके बाद जाके हालात खराब हुए हैं। चलें, दुश्मनी हमारी आपसे थी, आपकी हमसे थी, लेकिन इस दुश्मनी की सबसे बड़ी कीमत आपने ही क्यों चुकाई? सवाल ये है, आपके ही यहाँ पे दुनिया के सारे बड़े तमाम दहशतगर्द क्यों वहाँ पे पकड़े गए? एंड लेट मी से दैट कि इन्होंने हिंदुस्तान के हवाले से जो बात कही, मेरे ख्याल से इनका जो कंसर्न है, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। लेट्स अज़्यूम कि अगर हम कोई मिड कोर्स करेक्शन नहीं करते और हम भी इसी तरह से मज़हबी जुनूनियत को जो है प्रमोट करते हैं, तो फिर वो कहते हैं ना द यू नो द वो जो प्रूफ है उसका जो पुडिंग का वो सबके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है? वो मैं भूल रहा हूँ थोड़ा-सा क्या मुहावरा है, चौधरी साहब कैन टेल मी द प्रूफ ऑफ तो द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। लाइज़ इन द ईटिंग जी, जी, जी। तो वो मैं एक उन्होंने सवाल अरविंद, एक सवाल जेन्युइन मेरा है। ये जो आपने रिलीजियस उसकी बात की, तो आपकी क्या टेक है कि क्या हिंदुस्तान में रिलीजन का एलिमेंट जो है वो बढ़ रहा है या स्टेबल है या कम है? मतलब आपकी क्या टेक है मेरा इसके कोई ऊपर? ढका-छिपा मौक़िफ़ नहीं है, मैं समझता हूँ कि वाक़ई में बढ़ रहा है। हमारे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर पहले इतनी मज़हबी डिबेट्स नहीं होती थी और ये जो लोग आज प्रोग्राम देख रहे हैं, ये भी बता देंगे अपने दिल पे हाथ रख के, मेरी उम्र के जो 40s में होंगे, कि भई हम आज से कोई 15-20 साल पहले कोई हमारे ये जो प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स भी ले लें, उसमें एक जो डिबेट होती थी, बड़ी संजीदा किस्म की गुफ्तगू हुआ करती थी। उसमें ये मज़हबी गुफ्तगू नहीं होती थी। अब जो है मज़हबी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा होने लग गई है और शायद यही वजह है कि आज कहीं न कहीं पे एक पोलराइज़ेशन मज़हब के नाम पे हमें देखने को मिल रहा है। आप मुझसे अगर पूछें, मैं ये बात बवांगे-दोहल ये बात कह रहा हूँ कि मैं साहब किसी भी किस्म की मज़हबी कौम परस्ती को सपोर्ट नहीं करता। ऑन द जो कॉन्ट्ररी आई लेकिन बढ़ कंडेम क्यों रही है? हाँ जी, ये बढ़ जब देखें, जब हुक्मरान जो है, जब वो ये देखता है कि भाई एक वैक्यूम यहाँ पे मौजूद है, ठीक है? जिसको मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, क्योंकि अवाम के अंदर एक कहीं न कहीं पे गुंजाइश है कि उन्हें मज़हब के नाम पे जो है इश्तिहाल में हम ला सकते हैं, तो फिर वो हर तरह का पॉलिटिशियन है, वो ये काम करता है। छोटी-सी बात है साहब, मैं दिल नहीं दुखाना चाहता किसी का। जब इस बरे-सगीर की तक़सीम हो रही थी, उस वक़्त जब मुसलमान जो है इस्लामिक नेशनलिज़्म के नाम पे उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान एक अलग मुल्क मुसलमानों के लिए माँग रहे थे, उस वक़्त इस बरे-सगीर का जो हिंदू है, वो कोई हिंदू महासभा या आरएसएस के पीछे नहीं खड़ा था। बीजेपी तो ख़ैर थी ही नहीं, इनके पीछे नहीं खड़ा था, वो एक सेक्युलर कांग्रेस के पीछे खड़ा था और वो 65 साल तक उसी सेक्युलर कांग्रेस के ही पीछे खड़ा रहा आज़ादी के बाद भी। लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पे वाक़यात हुए, इस रीजन के अंदर भी पूरे में यहाँ इस्लामिक रिवॉल्यूशन भी आया ईरान का, उसके बाद हमने देखा उसका एक काउंटर रिवॉल्यूशन जो है सऊदी अरेबिया ने भी लॉन्च किया, वहाबी किस्म का जो रिवॉल्यूशन, हमारी जो मसाजिद हैं बरे-सगीर की उसके अंदर पैसा पंप किया गया, सेक्टेरियन वायलेंस हमें देखने को मिली, क्या कुछ नहीं देखा हमने। उसके बाद दुनिया के अंदर ये देखें अफ़गान जिहाद और उसका बाय प्रोडक्ट ओसामा बिन लादेन और फिर 9/11 और वॉर ऑन टेरर,
तो आपका क्या ख्याल है? फिर आईसिस और ये देखें सद्दाम हुसैन, यू नेम इट, आपका क्या ख्याल है? उसका कोई रिएक्शन हिंदुस्तान में होना ही नहीं था। जो बम धमाके हमारे यहाँ पे हो रहे थे, जो है हर दूसरा तीसरा बंदा जो आके फटता था हिंदुस्तान के अंदर, कहीं बाहर से आके कुछ काम करता था, वो मुसलमान ही निकलता था। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक्स हुए, मोस्ट ऑफ देम हैपन टू बी मुस्लिम्स। ये एक तारीख का एक ऐसा सच है जिसको झूठे से झूठा बंदा भी बयान कर सकता है। तो उसका और रिएक्शन उसमें जब आया, मेरा उसका ख्याल में रिएक्शन जब मेरा इंडिया के अंदर, एक मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, नहीं उसका बस मैं आपको रिएक्शन सिर्फ एक नुकता और दे रहा हूँ कि जो मे भी शायद आपकी उसमें बात को मुकम्मल कर दे कि कांग्रेस का भी जो मुसलमानों की तरफ वो था, झुकाव था। नहीं, कोई झुकाव मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का मुसलमानों की तरफ झुकाव था, लेकिन ये ज़रूर है कि मुस्लिम लीडरशिप जो है, उन्होंने भी कोशिश नहीं की, अपने आप को जो है ना एक ये कहें कि एक सेक्युलर सोसाइटी का हिस्सा बनाने की, या अपने बच्चों को इस मॉडर्न डे एजुकेशन का हिस्सा बनाने की। देखें, 1937 का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने क्या किया कि हमारी सोसाइटी में 2 तरह के कानून हैं। एक तो है कॉमन लॉ, जो कि बाकी सब जितने भी लोग हैं उन पे एप्लीकेबल है। एक मुसलमानों के लिए सेपरेट सिविल लॉ है। क्रिमिनल कोड जो है वो इंडियन पिनल कोड, जो अब जाके वो उसका नाम चेंज कर दिया, बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता उसका नाम हो गया हिंदी में। तो वो सबके ऊपर सारा एक ही था। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो था, उसकी वजह से मुसलमानों को ये हक था कि भाई वो अपने सारे तमाम सिविल मैटर्स जो हैं खुद चला सकें। एज अ रिजल्ट उन्होंने बच्चियों के एजुकेशन के हवाले से भी अपने बयानात दिए, अपना उनका जो नुक्ता नज़र था वो पेश किया। उन्होंने जो है ये भी कहा कि भाई कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी हराम है। बहुत बड़ा हमारा जो डायस्पोरा है मुसलमानों का, लेबर क्लास बेचारे, इंडिया पार्टीशन के बाद एलीट तो पाकिस्तान चली गई, पीछे जो रह गए वो लेबर्स ही थे मोस्टली। उस तरह का जो गरीब गुरबा जो तबका होता है वो रह गया था। वो बेचारे गल्फ कंट्रीज में गए जॉब करने के लिए, वहाँ जो उन्होंने इस्लाम की शक्ल देखी, वो वापस लौट कर आए तो उन्होंने जी पूरा कल्चर ही चेंज कर दिया घर का। वो कहते हैं यहाँ कौन सा इस्लाम है, इस्लाम तो हम देख कर आए हैं, वहाँ क्या होता है। उन्होंने आके वो भाई बहन जो हैं एक ही कमरे में सो जाते थे बेचारे, थक हार के बैतबाजी करते हुए। उनको कहा कि नहीं तुम अलग सो, तुम अलग सो, तुम ये करो, तुम वो करो। तो जो इस्लाम उन्होंने इम्पोज किया अपने घरों के अंदर आके, आपका क्या ख्याल है? उसका कोई रिएक्शन आना ही नहीं था। उन्होंने बच्चों को कहा कि यार इस त्योहार में मत जाना, ये शिर्क है। हिंदू की जो है जो भी मजहबी तकरीबात को छोड़ें, कि जो सोशल जो आपकी गैदरिंग्स होती हैं उनमें ना जाओ, उनके हाथ से मिठाई ना ले लेना, ये हराम है। जाकिर नाइक की स्पीचेस कोई मोदी साहब के आने के बाद तो नहीं शुरू हुई, उनकी स्पीचेस ऑन रिकॉर्ड जाके सुने जरा कोई बंदा। और वो लाखों का मजमा लगा के हिंदुस्तान के अंदर ये होता था सर, वो लाखों का हाँ, मजमा लगा के, और मैं वो टोटली होता था। एग्री कर रहा हूँ, मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ। वो और हमें दूसरा हमें बिल्कुल हमें वो बात बताता होता था कि भाई तुमने हिंदुओं के कौन से त्योहार में कैसे शरीक होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उससे सवाल पूछे जाते थे, मैं मिठाई खा लूं उनके हाथ की, क्या हराम है हलाल है। जब इस किस्म की तफरीक मुआशरे में होगी तो सर उसका रिएक्शन आता है। फिर एक ना ये कहें कि ग्राउंड बन जाता है, वो ग्राउंड धीरे धीरे फिर पॉलिटिशियंस जो हैं वो समझते हैं कि यार अब इसको थोड़ा सा और इसको जरखेज करो, इसमें और खाद हम्म डालो, थोड़ा और हम्म इसमें पानी डालो। फिर वो फसल हम्म। जब पक के तैयार होती है तो वो फिर आज वो देख लें वो आप जो इस तरह। वो जो उर्दू का मुहावरा है ना कि जो गांठें आप हाथों से लगाएंगे वो दांतों से आप खोलेंगे। तो बिल्कुल चौधरी है। साहब यही मेरा भी नुक्ता है कि रियलिटी ऑफ द लाइफ इज कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं, मतलब उनकी ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दे आर ऑल्सो ड्रिवन बाय दीज अपॉर्चुनिटीज। और उसमें जो बड़ापन है वो ये है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग के जो समझते हैं चीजों को, कि वो जरा लोगों का ज़हन खोलें, उनको बताएं कि भाई किस तरह के, मतलब मुझे जूते बेशक एक प्रोग्राम में बुला के धड़ल्ले से मार लीजिए जब आपकी दिल की प्लीज। ठंडक मिलती है ना। नहीं ऐसा नहीं कोई नहीं, बात सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं नहीं, मैं चॉइस साहब वो शरारत भी कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं पीछे की तरफ नहीं देखना चाहता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी जब से ये बातचीत शुरू हुई है, सब कुछ ये सारा कुछ हुआ है, अरविंद मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई मैं समझता हूं कि मतलब आप ऊंचे होते जाते हैं, आप वो जो नीचे से देख रहे होते हैं उसकी बनिस्बत आप ऊपर होकर देखना शुरू कर देते हैं, आपको ज्यादा दूर नजर आना शुरू हो जाता आप मुझे कुछ लोग ये कहेंगे अरविंद सहारन तुम पागल हो, तुम्हें है। ये नहीं पता कि तुम क्या बात बात कर रहे हो।
मैं जो दिल से यकीन जिस बात पर करता हूँ, उस बात को मीनार पाकिस्तान पर खड़ा होके भी कह सकता हूँ, उसके बाद चाहे जो मेरा हशर हो। मैं हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहता हूँ, एक सेक्युलर रियासत के तौर पे, जहाँ पे हर इंसान को आज़ादी हो अपने मज़हब पर चलने की, और आइन जो है हमारा वो किसी भी किस्म की जो है तफ़रीक ना करे तमाम लोगों के अंदर। सारे लोग बराबर हों, सबको बराबर के हुकूक हों, और कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और यही चीज़ मैं पाकिस्तान के बारे में देखना चाहता हूँ कि यार आप ना और थोड़ा-सा अरविंद, सेंसिटिव। एक और बात बता दूं आखिर में, मैं अपनी बात नहीं नहीं मुकम्मल अरविंद, करूँ एक थोड़ी। और आपके लिए सर। मैं मैं हाँ। सिर्फ ये बात मुकम्मल कर लूँ कि हर पाकिस्तानी की जो ख़्वाहिश होती है, जो मुल्क से बाहर जाता है, कोई अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, वो कहता है यार सब बहुत बहुत अच्छा है, यहाँ पे बराबरी है हमें, हर तरह की इक्वल अपॉर्च्युनिटी है। और अमेरिका के अंदर और इन मुल्कों में तो कहा जाता है कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसको कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बोर्न। तो वो इसलिए कहते हैं कि भाई उनके पास वो गुंजाइश है कि आप चाहे गोरे हो, काले हो, किसी मज़हब के हो, आप में काबिलियत है ना तो आप ऊपर तक जा सकते हैं। पाकिस्तान भी थोड़ा सेंसेस में आए, वो ये कहे कि यार चलें हिंदुस्तान के अंदर आपको कोई मौजूदा प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है, कल कोई एक ऐसा बंदा आएगा, ऑल ही हैज़ टू डू इज़ उसको कॉन्स्टिट्यूशन को उसके लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना है सिर्फ। आइन में किसी भी किस्म का कोई भी किसी के साथ में ना एक इम्तियाजी सलूक नहीं है। पाकिस्तान ये कहे कि हाँ यार हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। बाकी डिस्क्रिमिनेशन से तो डील किया जा सकता है चलें, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे तो कम से कम डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये जो क्लॉज़ है ना कि जी एक मुसलमान ही प्रेसिडेंट बन सकता है या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ये सारा हटा देना चाहिए। मेक ईच एंड एवरी पाकिस्तानी एन इक्वल सिटिज़न। ये हाँ बात हाँ। मुझसे आपकी कौमी असेंबली में कहलवा लें, मीनार पाकिस्तान पर कहलवा लें, मुझे मेरे अंदर कम से कम चौधरी साहब, मेजर साहब पाकिस्तान को लेके रत्ती अरविंद भर, साहब, ज़रा-सा भी ना जो मेरे अंदर कोई भी किस्म का कोई बायस नहीं है। आई कंसिडर माई सेल्फ अ वेल विशर ऑफ पाकिस्तान। मैंने तो अपनी जिंदगी के 15 साल लगा दिए इसी बात को प्रमोट करने में कि यार हमारे ताल्लुकात अच्छे हमसायों की तरह होने चाहिए। इंडिया में जो एक्सट्रीमिज्म आया उसका बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक फैक्टर तो शायद ये था कि 50s में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने हिंदू मैरिज एक्ट को सेकुलराइज कर दिया, बिल्कुल लेकिन मुसलमानों को रियायत दी कि आप जो है अपना पर्सनल लॉ जो है उसको बरकरार रख सकते हैं। सही हालांकि है। उस वक्त बहुत ज्यादा एक लेवल पे एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट भी था कि इन्होंने मुल्क को दो लख्त किया है, इनको वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए, इनको ये राइट नहीं होना चाहिए, इनको वो राइट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने और खास तौर पे नेहरू ने स्टैंड लिया कि नहीं, दे आर इक्वल सिटीजन, दे शुड रिमेन इक्वल सिटीजन। और फिर 80s में शाह बानो केस आया, मेरे ख्याल में वो भी हाँ, एक बड़ा एक माइलस्टोन था कि एब्सोल्युटली। उसमें एक एल्डरली खातून को जो 60 साल से ऊपर की थी, उसको उसके मियाँ ने, चाहे जब 4 पैसे उसके पास आ गए, वकील था वो, उसने उसको तलाक दे दी आर्बिट्रेरीली और एक नौजवान लड़की से शादी कर ली। तो वो जो है वो भी वकील की बीवी थी, वो सुप्रीम कोर्ट तक गई कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे मेंटेनेंस दे ये। तो सारे मौलवी इकट्ठे हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जी मेंटेनेंस तो देनी चाहिए, वो कहाँ जाए। सारे मौलवी इकट्ठे हो गए कि नहीं, मेंटेनेंस नहीं दी जाएगी, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर था उसको पार्लियामेंट के जरिए इनइफेक्टिव कर दिया गया। और राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, तो बहुत से लोगों ने कहा कि राजीव गांधी साहब आप क्यों मुसलमानों को अपीज कर रहे हैं, इस रिलीजियस क्लर्जी को क्यों अपीज कर रहे हैं। उनकी अपनी कैबिनेट का एक बंदा था आरिफ मोहम्मद खान, he had the courage of his convictions, he stood up, उसने कहा मैं रिजाइन करता हूं, I would not like to be part of this government। उस पे उसको कहा गया कि अगर कोई कम्युनिटी गटर में रहना चाहती है तो तुम कोई रिफॉर्मर नहीं हो, उसको रहने दो वहां पे। बट ही हाँ टुक द स्टैंड एंड ही रिजाइंड। आप ब्रीफली कमेंट कीजिएगा इस पे। जी, बिल्कुल चौधरी साहब, मैंने तो ये तमाम बातें आपकी मौजूदगी में इस्लामाबाद के अंदर बैठ के की हैं, अपनी टॉक के अंदर। जी, तो ये जो अगर मैं इसको सम अप करूँ, तो इंडिया के अंदर हिंदू नेशनलिज़्म जो है, वो एक रिएक्शन है इस्लामिक नेशनलिज़्म का। ये हिंदुओं के आप कम से कम इस बात की उनकी तारीफ़ करें कि वो रिएक्शन आने में उनको 65 साल लगे। हम ऐसे नहीं थे। हम ऐसे बिल्कुल नहीं थे। जब आप मज़हब के नाम पे अलग मुल्क बना रहे थे, तो हमने किसी मज़हबी जमात को सपोर्ट नहीं किया। हमारे लीडर गांधी, नेहरू जैसे लोग थे, मौलाना आज़ाद जैसे लोग थे। हमारे हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद थे। उन्होंने जिस तरह की तालीम का निज़ाम हमारे यहाँ पे बनाया, उससे हमारे स्कूलों के अंदर आपको शायद आपको सुन के हैरानी हो मेजर साहब,
हमारे स्कूलों में ये 65, 71 और ये कारगिल शारगिल ये सारी ये जंगें नहीं पढ़ाई जाती हमें पता ही और नहीं होता इनके हिंदुइज्म बारे में। और अरविंद हिंदुइज्म की भी मेरा ख्याल है कोई कंटेंट ऐसा नहीं है जो हिंदुइज्म को प्रीच करता हो या पढ़ाता हो। नॉट एट ऑल। ये हमारी मुगलों खूबसूरती की है। अभी अपनी बात मुकम्मल कर लूं जरा प्लीज। ये हमारी खूबसूरती है चौधरी साहब। मेरी बेगम ने 2 दफा दरवाजा खोल चुकी है, आप दोनों बेशक जारी रखिए। बस कोई कंक्लूड बात करते नहीं, हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हम हिंदुओं की कम से कम ये आप कम से कम इस बात को एक्नॉलेज करें हमारी खूबसूरती को, कि हमारे यहाँ पे ये जो गंगा जमुनी तहजीब है इसको हमने बड़ा प्रमोट किया है हजारों सालों तक। हमने हमारे यहाँ पे मंदिर मस्जिद आज भी आप चले जाएं, हमारे कोई भी मुकद्दस शहर में चले जाएं, शाना बशाना मिलेंगे जी आपको, हैं। वो जो है ना मजहबी तासुब है वो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। मेरे सबसे अच्छे जो दोस्त हैं वो मुस्लिम रहे हैं स्कूल टाइम में। हम साथ में उठना बैठना खाना पीना और कभी भी हमें ये एहसास नहीं हुआ। लेकिन आज बदकिस्मती से ये एहसास होने लगा है, मेरे जैसे लोगों में नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ना इतनी गहराई में जाके चीजों को नहीं देखते, और जो पॉलिटिशियन होता है वो उसी को एक्सप्लॉइट करता है। तो सर थोड़ा सा मिड कोर्स करेक्शन आप करें, ताकि हम जो है ना आपकी मिसाल दें। मैंने तो इस नए साल का आगाज मैंने 5-6 महीने प्रोग्राम ही नहीं किया कोई, जब से ये हमारे जंग हुई थी ना लास्ट ईयर, उसके बाद फिर मैंने नए साल पे एक प्रोग्राम किया और उसका जो उन्वान था वो यही था कि यार पाकिस्तान के अंदर देखो क्रिसमस कैसे मनाया गया है, नया साल कैसे मनाया गया है, लोग सड़कों पे आके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हुकूमत देखो कितना फैसिलिटेट कर रही है। तो हमें जो है हमारे जैसे लोग जब ये बात कह रहे थे कि यार देखो हमारे इस टाइम क्रिसमस पे जो 5-6 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे कि जो है राइट विंग हिंदूज ने जाके क्रिसमस को कहीं पे उनकी जो सेलिब्रेशंस हो रही थी उनको खराब किया और उनको तोड़फोड़ की वहां पे। तो जब जब मिसालें लोग ये देने लगे कि यार पाकिस्तान में देखो लाहौर में कैसे क्रिसमस बन रहा है और हम क्या कर रहे हैं, वो तो एक इस्लामिक मुल्क था, उसके अंदर तो गुंजाइश ही नहीं थी माइनॉरिटी की कोई। तो वो पाकिस्तान आप बनाएं तो हमारे जैसे लोगों में भी जो है थोड़ी सी हमें भी पावर मिले कि हम ये कह सकें कि यार हमें उस रास्ते पर नहीं जाना जिस रास्ते पर पाकिस्तान होकर आ गया है पिछले 30-40 साल में। आपको जी आखिर में सिर्फ एक जुमला देता हूं, लंबी तकरीर नहीं करता। जो प्रॉफिट थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जो वाहिद दामाद थे जिनका नाम हजरत अली था, मदीना की रियासत में वो एक यहूदी के पास काम किया करते थे अरविंद। तो मजहब की जो शक्ल है उसमें लोग अपनी पसंद के मुताबिक या हुक्मरान या जिसको भी आप कहना चाहें वो सब ट्वीकिंग करते रहते हैं। तो मेरे नजदीक तो हर मजहब में लोगों की भलाई गुंजाइश। मुझे आपका जुमला ये बड़ा सख्त लगा कि जी इस्लामिक मुल्क में माइनॉरिटी की गुंजाइश नहीं है। मेरे ख्याल में कि नहीं है। इस्लामिक मुल्क में माइनॉरिटी की गुंजाइश ही नहीं, इक्वल स्टेटस है। तो एनीवेज कैसे है, एक मिनट, सॉरी मुझे ये बताएं क्या 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 तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं? हाँ देखिए, वो मुझे पता है कि आप किस तरफ सवाल लेके जा रहे हैं, लेकिन वो किस मेरा तरफ ख्याल नहीं, में एक ही इसका सर नहीं नहीं वही कॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जी वो मैं आपकी बात मानता हूं कि जी वो आइन में एक डिस्टिंक्शन है, लेकिन मैं लेकिन फिर उसको पूछता ही नहीं उस सर, सेंस लेकिन क्या होता नहीं है नहीं फिर? नहीं, देखें मैंने ये नहीं कहा कि जी हम 100% क्वालिफाई करते हैं। मैं ये समझता हूं कि वक्त के साथ वो चीजें आ जाएंगी, लेकिन मैंने सिर्फ आपको हाईलाइट ये किया है कि अगर कोई समझना चाहे तो वो इस बात पे भी गौर कर सकता है कि हजूर पाक के जो जिनकी वजह से इस्लाम और मैं सारे हम मुसलमान हैं, कि उनके अपने दामाद जो है वो एक यहूदी के पास काम किया करते थे। सर एक तो बात मदीना कहूं मैं के अंदर आपको, सर आपको एक बात कहूं मैं, सुन आप अगर बुरा ना हाँ मनाए मेरी बात भी सुन ले जरा। मुसलमानों से जब भी मिलो ना तो हमेशा यही कहते हैं कि जी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनकी सीरत का हवाला देना शुरू कर देते हैं। यकीन मानो उनसे नहीं कम से कम सुन तो लें, कम से कम आज के मुसलमानों का जो है उन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनकी सीरत से तो कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। दूर नहीं, दूर लेकिन तक मैं उसकी एक मैं वक्त था जब नहीं इस्लाम को देख के, नहीं मैं सर सुन लें, मैं खत्म एक जुमला सुन लें। एक वक्त था जब इस्लाम को देखकर और लोग मुसलमान हुआ करते थे। आज वक्त है कि मुसलमान हाँ को देखकर लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं।
दूर हो रहे हैं, दुरुस्त दुरुस्त, बिल्कुल वो मानता हूँ मैं आप आपकी इस ना बात को। आप मैं ना मेरी सारी जिंदगी जो है मुसलमानों के बीच में गुजरी है, वो हर बात पे कोई ना कोई हदीस कोट कर देंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा था, वो कहा था। नहीं नहीं मैंने कहा नहीं, यार तुम कहाँ हो ये बताओ, तुम अच्छा, कहाँ हाँ, हो? लेकिन एक मैं एक सिर्फ आखिरी 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 बात ये कहना चाहता हूँ कि ये इसराइल की और ईरान की जंग है ना, आप प्लीज गूगल कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा महफूज ईरान में, या सबसे ज्यादा, खैर एक मुश्किल जुमला हो जाएगा, लेकिन ईरान में बड़ी तादाद में यहूदी आबाद है, और कल तक ये आपस में बड़ी सुलह सफाई में थे। तो बहरहाल मैं प्रिंसिपली बात से एग्री करता हूं, और प्रिंसिपली मैं ये समझता हूं कि ये जो इक्वालिटी और ये सारी बातें हैं ये अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी जो टेक है वो ये है कि इसके पीछे, जिस तरह देखे ना, आपने कहा कि जी मुसलमानों का बिहेवियर जो है उसका रिएक्शन है कि हिंदू आज इस तरह हो रहे हैं, तो यही थोड़ी सी तवज्जो जो है हम पे भी डाली है कि चलो हर दफा ना सही, कम से कम एक दो बातों में दे दिया करें ये गुंजाइश कि शायद ये भी कहीं रिएक्शनरी हो गए हों। नहीं, अच्छा रिएक्शन आप ऐसे थे, हम रिएक्शनरी हैं। जी, ये देखें, अच्छा जी, आप हम ही बुरे जी, हम ही बुरे। तो इस तरह चले से शकील जी, साहब, अच्छा, आप हाई नोट पे प्रोग्राम खत्म करें। जी मेजर जी जी रजा ओपनली तस्लीम कर जी रहे हैं कि जी हम ही ब्रीफ, पागल, हम ही सारी गलतियों के नहीं 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 जिम्मेदार। नहीं नहीं, ऐसी मैं बात नहीं ऐसे करता। ऐसे नहीं। मैं एक ब्रीफली एक बात करना चाह रहा हूँ मेजर साहब। लेकिन हकीकत सर ये एंड है, कीजिएगा, चॉइस साहब एक तीसरी दफा दरवाजा एक खुला तो आपके एक प्रोग्राम में जी लाइव मैं दिखूंगा कि बेगम जी मुझे खींच इस्लामिक के ले मैं गई। मैं एक सेकंड, चौधरी साहब एक सेकंड। इस्लामिक स्टेट की जो आप बात करते हैं ना, आपके अपने उलमा को जरा जाके सुने और उनके जो फतवे हैं वो जरा देखें, अब जी और वो मैंने जो मैं सुने ना। सुने, और वो जो जी कहते हैं ना कि इस्लामिक स्टेट के अंदर आप ना चलें, किसी को बराबर का कोई जो हेड ऑफ द स्टेट, वो तो बात छोड़ें, एक मुंशी तक जो है ना वो आप गैर मुस्लिम को जी नहीं लगा सकते हैं। जी मैं जी अरविंद अरविंद साहब, मैं अरविंद इसीलिए वो उनको हलचल वाली वीडियोस कहता हूं, और मैं जी डॉक्टर अभिषेक को भी ये कहता हूँ कि हलचल वाली वीडियोस के अलावा कभी तो प्रॉपर यार इस्लामिक मैं स्कॉलर अपनी बात करता हूँ, मेरे तक ही महदूद रखें। अच्छा, हाँ मेजर साहब, हकीकत ये है जो अभी बात की अरविंद ने, बिनौरी टाउन हमारा बहुत बड़ा मदरसा है कराची में, उनका फतवा है कि इस्लामिक स्टेट में एक मुंशी भी नहीं रखा जा सकता नॉन मुस्लिम को। और उन्होंने कोट किया हजरत उमर को कि उनके गवर्नर ने एक नॉन मुस्लिम को अपना सेक्रेटरी या वो कह लीजिए मुंशी रख लिया था, मुहर्रर रख लिया था, कैलीग्राफर रख लिया था। तो उन्होंने उस पर नाराजगी का इजहार किया कि तुमने ये क्यों किया है, और उन्होंने कुरान को कोट किया, और आज तक किसी स्कॉलर ने उसको डिस्प्यूट नहीं किया है। जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, जब आप इस्लामिक स्टेट बनाएंगे तो फिर आप ये उलमा को ये उससे जो ज्यादा नहीं ये कर जो सकते। ये जो भाई साहब आप क्वालिफिकेशन डालते हैं ना, ये जो आप क्वालिफिकेशन डालते हैं, यहाँ पे मुझे आपका बड़े अदब के साथ, मतलब मुझे लगता है कि आपका एक झुकाव है खास किस्म का। भाई देखिए, आपने कहा कि जी किसी इस्लामिक स्कॉलर ने उसको डिस्प्यूट नहीं किया, आप एक 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 वर्डिक्ट दे रहे हैं। कुड बी कि जी किसी इस्लामिक स्कॉलर ने इस बात को इस काबिल ना जाना हो कि वो कहे कि जी मैं इसके ऊपर भी कंटेस्ट करूं। चले, आपका ये नुक्ता नजर क्या है, इस लेकिन बात नहीं, में, चौधरी साहब एक सेकंड, क्या इस बात में कोई दो राय है? पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती, इतना तो कह रहे हैं ना। क्या ये क्या पॉसिबल इस हो बात, सकता है या नहीं हो सकता। अभी देखें ना, अभी देखें, अगर बिनौरी टाउन की बात को सच्चा ले लिया जाए तो ये सारे अरब ममालिक गलत हैं, ये सारे बाकी दूसरे गलत हैं, और उसको ले लिया जाए तो वो जो क्या कहते हैं दामाद थे वो गलत थे। तो ये सब कैसी बात कर देते हैं आप अपनी। सर मैं आपको एक छोटी सी बात है, छोड़े बिनौरी टाउन को। सूद को लेकर तो किसी भी इस्लाम के सेक्ट के अंदर, किसी भी मकतबा फिक्र के अंदर कोई भी जो है ना, ये कहें कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इंटरेस्ट में कि जी इसको वो भी पढ़ रिबा लीजिएगा, करना हराम है या इसको भी थोड़ा अगले कहीं हाँ बाद में बात कर लेंगे, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इसको हाँ। भी इन्वेस्टिगेट कर लें अरविंद। अच्छा, आपको शायद बहुत जायज है, हाँ, नहीं जायज है। नहीं अब देखना, मैं ये कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेट कर लें आपको। अच्छा सुने एक बात तो सुने। तो सर ऐसा ही इसाक डार ये भी कह रहे थे लास्ट ईयर ही कह उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम कोशिश करेंगे कि अगले अगर कुछ सर सालों में किसी दफा दरवाजा खुल गया है, बड़ी माजरत, टेक केयर गाइस। तो मैं नहीं चाहता कि मैं लाइव वीडियो अच्छा, के अंदर जो है ना, मैं सर यही कहूंगा सर कि उलमा को जो है ना, भाई उलमा साहब की ओपिनियन गुंजाइश को, नहीं था, अच्छा, बहरहाल इस पे हम फिर दरवाजा मुकम्मल खुल गया हाँ, है। उस पे सर हम दोबारा भी गुफ्तगू कर लेंगे। और जो हमारे उलमा हैं उनको भी हम देखेंगे कि वो क्या इक्वालिटी को एक्सेप्ट करते हैं, मौलाना मौदूदी से लेकर डॉक्टर इसरार तक, मुफ्ती तकी उस्मानी तक। अगला मौजू यही जहां तक रखते हैं। सर
कुछ मुल्कों में अगर इसके खिलाफ अमल हो रहा है तो वो ये कहते हैं ये इस्लाम से इनहराफ है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेजर साहब। प्लेयर टॉकिंग टू यू गाइस, टेक केयर सर, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी सर। माजरत चॉइस साहब, लेकिन उन्होंने कहीं जाना है और मैं कमिटेड था, मैंने कहा था ये 2 बजे खत्म हो जाएगा, 2:40 हो गया सर। तो माय थैंक यू।